थे साइंस वाला जो है, साइंस वाला करंट अफेयर्स। इससे पहले हमने विजन आईएएस का जो पीसीएस का जो करंट अफेयर्स था उसको हमने देखा था। तो आर्ट एंड कल्चर देख लिया था हमने, राज्य व्यवस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, और अर्थव्यवस्था देख लिया था। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर, अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब चीज़ें हमने देख लिया है। अब अगला है इसमें साइंस। तो तीसरी लैंड पैड, तो जो लॉन्च पैड है उसको बारे में हम देख रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीसरे लॉन्च पैड, थर्ड लॉन्च पैड की स्थापना की परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये लॉन्च पैड कौन सा है? तो जो हम कोई भी उपग्रह जो लॉन्च करते हैं तो उसके लिए लॉन्च पैड की जरूरत होती है। तो तीसरा लॉन्च पैड खुल रहा है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित किया जाएगा इसको। तीसरा लॉन्च पैड, थर्ड लॉन्च पैड स्थापना की जा रही है। ठीक है, कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में ही, श्रीहरिकोटा में। अगला है, भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। तो स्पेस डॉकिंग करने वाला अन्य 3 देश में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, चीन है। तो डॉकिंग मतलब क्या होता है कि स्पेस में कोई वस्तु मूव कर, कोई भी जो हमारा उपग्रह है वो मूव कर रहा है और दूसरा उपग्रह जाए, इसको फील करना, इसको रिपेयर करना। ये खराब, पहला वाला, ये वाला जो घूम रहा है पहले से, खराब हो गया, तो इसको जोड़ दे, इसमें डॉकिंग कर दे इसकी। फिर इसमें से निकल के व्यक्ति या कोई भी संसाधन निकल के इसमें जाए और इसकी मरम्मत करे। तो स्पेस में 2 उपग्रहों को जोड़ना ही डॉकिंग कहलाती है। तो इस स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पारडेक्स मिशन के तहत जो है 2 छोटे अंतरिक्ष यानों SDX-01 और SDX-02 टारगेट का उपयोग करके संपन्न किया गया। गौरतलब है कि स्पेस डॉकिंग के तहत अंतरिक्ष में तेज गति से गतिमान 2 उपग्रहों या अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ा जाता है, जो कि एक यूनिट बन जाता है जुड़ के। स्पेस स्पेडेक्स मिशन क्या है? पृष्ठभूमि इसकी है स्पेडेक्स और 24 PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जो POEM4 कहते हैं इसको। तो POEM4 पूछे या फिर स्पेस डेक्स पूछे, दोनों ही मतलब कि ये स्पेस डॉकिंग से संबंधित है। पेलोड को इसरो ने PSLV C60 के माध्यम से दिसंबर 2024 में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था इसको। मिशन था 2 अंतरिक्ष यानों, ये 2 छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके स्वतः संचालित डॉकिंग प्रौद्योगिकी का विकास का प्रदर्शन करना। मिशन अवधि, डॉकिंग संपन्न होने के बाद 2 वर्ष तक इसकी मिशन अवधि रहेगी। अगला है एक्सपेरिमेंट, क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट क्या है? क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, तो इसरो द्वारा PSLV 60 के क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया, जो लोबिया के बीज होते हैं, 4 दिन के भीतर अंकुरित हो गया और उसमें 2 पत्तियां आ गई। तो क्रॉप मिशन क्या है? तो PSLV 60 के द्वारा भेजा गया था एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें लोबिया के बीज भेजा गया था, जो लोबिया होता है उसके बीज भेजा गया था और वो अंकुरित हो गया। यहाँ पे 4 दिन के भीतर स्पेस में अंकुरित हो गया, 2 पत्तियां उसकी आ गई। यह अंतरिक्ष में इसरो का पहला जैविक प्रयोग था और क्रॉप कक्षीय पादप अध्ययन हेतु कॉम्पैक्ट अनुसंधान मॉड्यूल का एक हिस्सा था। क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित एक स्वचालित प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्व माइक्रोग्रेविटी के वातावरण में पादप जीवों को विकसित करने या बनाने रखने के लिए डिजाइन किया गया था इसको। तो क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन, तो क्रॉप जो है, इसरो उपग्रह क्रॉप ने भारत में गेहूं की फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन का अनुमान लगाया। क्रॉप इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग द्वारा विकसित एक अर्ध स्वचालित मापनीय ढांचा है। अगला इसमें निसार मिशन, ठीक है, निसार उपग्रह, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार। तो निसार उपग्रह को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह पहला ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार इमेजिंग मिशन है। यह भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को साबित होगा। ये निसार के बारे में तो भू अवलोकन उपग्रह, ठीक है, EOS, यह प्रत्येक 12 दिनों में द्वीपों और चयनित महासागरों संबंधित वैश्विक भूमि एवं बर्फ से ढकी सतहों की तस्वीर लेता है और यह प्रत्येक 97 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। भार इसका 2392 किलोग्राम है। प्रक्षेपयान इसरो का भूतुल्य उपग्रह प्रक्षेपण GSLV F-16 द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। निसार को GSLV F-16 द्वारा लॉन्च किया गया था। GSAT-N2 क्या है भाई? तो GSAT-N2, तो हाल ही में स्पेस एक्स फाल्कन 9 ने भारत के GSAT-N2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। GSAT-N2 जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 20 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक संचार उपग्रह है। महत्व क्या है इसका? तो यह पूरे भारतीय क्षेत्र में ब्रॉडबैंड सेवाओं और उड़ान के दौरान कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत को कवरेज प्रदान करेगा ये, ठीक है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक संचार उपग्रह था ये।
आदित्य L1 सौर मिशन, तो PSLV C57 द्वारा सूर्य का उसकी प्रभाव मंडल कक्षा के अवलोकन के लिए प्रक्षेपित किया गया था। जनवरी 2024 में इसका अपनी लक्षित प्रभाव मंडल में कक्षा में यह स्थापित हो गया। विशेषता इसकी है कि कोरोनल हीटिंग और सौर पवन त्वरण कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआत सौर ज्वालामुखी और पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष मौसम और पवन वितरण और तापमान विषमताएं आदि इसको देखेगा। ये लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थित है। बिना किसी ग्रहण अवरोधन के सूर्य का निरंतर अवलोकन कम ईंधन खपत और L1 के प्रमुख लाभ हैं। तो L1 के लाभ क्या हैं? बिना किसी ग्रहण अवरोध कि सूर्य का निरंतर अवलोकन करेगा, ये कम ईंधन की खपत होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ता। यहाँ पे ग्रेविटी जीरो होती है, मतलब दो पिंड है, दो पिंडों के बीच ऐसा पॉइंट होता है ये, यहाँ पे इस नैसी ग्रेविटी ज़्यादा लगती है, नैसी ग्रेविटी लगती है, बैलेंस रहता है यहाँ पे। ठीक है, अगला है लैग्रेंज बिंदु वे स्थान है जहाँ दो पिंडों का गुरुत्व बल छोटे पिंड के लिए आवश्यक केंद्राभिमुख बल के ठीक बराबर होता है, ताकि वह उसके साथ गति कर सके। तो यही होता है लैग्रेंज का मतलब, जो देख लीजिए, सुन लीजिए। तो लैग्रेंज बिंदु क्या होता है? तो वे स्थान होते हैं जहाँ दो पिंडों का गुरुत्व बल जो है छोटे पिंड के लिए आवश्यक केंद्राभिमुखी बल के ठीक बराबर हो जाता है। ठीक है, ताकि वह उसके साथ गति कर सके। 7 पेलोड थे इसमें, याद रखिए। जीवन काल इसका 5 वर्ष का, याद रखना है इसको। ठीक है, अगर आदित्य L1 के पेलोड ने सोलर फ्लेयर कर्नल की पहली तस्वीर भेजी है, कर्नेल की। आदित्य L1 के पेलोड ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर भेजी है। तो आदित्य L1 सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT पेलोड X6.3 श्रेणी के सोलर फ्लेयर का अवलोकन किया, और X6.3 सौर विस्फोट की सबसे प्रबल श्रेणी में से एक है। सोलर फ्लेयर क्या होता है? तो ये सूर्य के वायुमंडल में प्रकाश विकिरण और उच्च ऊर्जा वाले अवशोषित कणों के रूप में सौर ऊर्जा अचानक एवं प्रबंधन विस्फोटक होता है। इसमें सौर ऊर्जा का अचानक से प्रबल विस्फोट होता है, प्रबंधन नहीं होता। सौर ऊर्जा का अचानक से प्रबल विस्फोट होता है इसमें। ठीक है, अगला मिशन स्कॉट। तो मिशन स्कॉट क्या था? प्रधानमंत्री ने स्कॉट की सफलता के लिए दिगंत तारा टीम को बधाई दी। तो स्कॉट का आशा है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जर्वेटरी ट्रैकिंग। इसका उद्देश्य यह अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट पर नजर रखकर इसकी मैपिंग करेगा। तो स्कॉट मिशन था ये। ठीक है, दिगंत तारा को बधाई दी है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, ये इसरो ने चंद्र मिशन प्रयोगों की योजना बनाने के लिए लेह में पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। इसे इसरो के मानव अंतरिक्ष स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT मुंबई के सहयोग से विकसित किया गया है इसको। अगला हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन, तो होप। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन जो है, नेतृत्व इसका इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान भारतीय उद्योग प्रमुख संस्थान संयुक्त रूप से इसका मिशन का नेतृत्व कर रहा है। तो भारतीय उद्योग प्रमुख संस्थान और इसरो द्वारा इसका किया जा रहा है, मिशन चलाया जा रहा है। उद्देश्य है कि चंद्रमा और मंगल जैसे अन्य खगोल पिंडों के वातावरण का अनुकरण करना, अंतरिक्ष जैसे परिवेश में मानव के अस्तित्व, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल और उपकरणों का परीक्षण करना इसमें किया जाएगा। चंद्रयान 4 मिशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है। चंद्रयान 3 परवर्ती मिशन है, यह चंद्रयान 3 का परवर्ती मिशन है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 4 का उद्देश्य लैंडिंग करना चंद्रमा पर, चंद्रमा के नमूने एकत्रित करना और सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटना है। इसके लिए प्रमुख तकनीक विकसित और प्रदर्शित करेगा। इस मिशन के पश्चात भारत को अंततः 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने, उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आवश्यक बुनियादी प्रौद्योगिकी क्षमता प्राप्त हो जाएगी। इसरो अंतरिक्ष यान का विकास और प्रक्षेपण करेगा। समय सीमा 36 महीने के भीतर पूरा होना की उम्मीद है। बजट है 2104.06 करोड़ रुपए का बजट इसमें आवंटित किया गया है। अगला लूपेक्स क्या है? लूपेक्स चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। लूपेक्स भारत के 5वें चंद्र मिशन चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लूपेक्स को मंजूरी दी भारत ने। 2040 तक चंद्रमा पर प्रथम भारतीय को भेजने और चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लाने वाले मिशन की आधारशिला रखेगा ये लूपेक्स। उद्देश्य चंद्रमा पर जल की मात्रा गुणवत्ता की जांच करेगा, साथ ही चंद्रमा को डार्क साइड अन्वेषण करने का भी प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजना, इसको लूनर रोवर और जापान की जाक्सा लैंडर को विकसित करेगा। तो इसमें इसरो जो है लूनर रोवर को और जापान जो है जैक्सा लैंडर को विकसित करेगा। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट भी रोवर पर लगाए जाएंगे। लैंडिंग स्थल, इस मिशन के लिए लैंडिंग स्थल चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में जल मिलने की अधिकांश संभावना है। अगला इसमें वीनस ऑर्बिटल मिशन, तो वोम। तो हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित वीनस ऑर्बिटल मिशन वोम के तहत एक वैज्ञानिक अंतरिक्षयान को शुक्र की कक्षा में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई। इस मिशन में को अंतरिक्ष विभाग द्वारा पूरा किया जाएगा।
इसरो अंतरिक्ष यान विकास और प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार होगा। इसरो द्वारा मिशन 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। 1236 करोड़ रुपए इसमें दिए जा रहे हैं, जिसमें 824 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर खर्च हो जाएंगे। तो क्या है ये 2028 में जो बोम मिशन है, वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 तक प्रक्षेपण किया जाएगा इसका इसरो द्वारा। संशोधित गगनयान कार्यक्रम, तो 2018 में स्वीकृत गगनयान कार्यक्रम पृथ्वी की निचली कक्षा LOE में तक मानव अंतरिक्ष उड़ान की परिकल्पना की गई। इसका लक्ष्य दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन करना। संशोधित कार्यक्रम के तहत इसरो वर्तमान में जारी गगनयान कार्यक्रम के तहत 2026 तक 4 मिशन, 2028 तक BS-1 का विकास तथा BAS के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन तथा सत्यापन हेतु 4 मिशन संचालित करेगा। 2035 तक इसरो अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पूर्ण संचालित स्थिति प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त मॉड्यूल बनाने की योजना बना रहा है। तो संशोधित गगनयान मिशन जो है, याद रखिएगा इसको। जो पार्कर सोलर प्रोब क्या है, तो पार्कर सोलर प्रोब जो है सूर्य के निकट उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान बन गया। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने पेरिहेलिन बिंदु पर सौर उड़ान भरी थी। उपसौर किसी ग्रह का या अन्य खगोलीय पिंड की कक्षा में वह बिंदु होता है जिस पर वह सूर्य के सबसे निकट होता है। उपसौर का विकास जो है अपसौर होता है। तो उपसौर का जो विपरीत होता है अपसौर होता है, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या पिंड सूर्य से दूर होता है। तो पार्कर सोलर प्रोब जो 2018 में लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य सूर्य के बाहरी वायुमंडल, जिसे कोरोना कहा जाता है, का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सौर पवनों के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है। सौर पवनें सूर्य के कोरोना से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का सतत प्रवाह है। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण इसमें फील्ड एक्सपेरिमेंट, इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सन जो है इसमें लगा हुआ है। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन ये नासा का है, ये याद रखिए नासा का है, ये नासा। यूरोपा क्लीपर मिशन क्या है भाई, तो यूरोपा क्लीपर मिशन जो है नासा का यूरोप क्लीपर बृहस्पति चंद्रमा, ठीक है, नासा का यूरोपा क्लीपर जो है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अन्वेषण करने के लिए इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है। यूरोपा क्लीपर के बारे में क्या है, तो उसका उद्देश्य क्या है, इसके तथ्य का पता लगाना कि क्या यूरोपा में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति मौजूद है। साथ ही पता चलता है कि यूरोपा की बर्फ के नीचे विशाल लवणी महासागर मौजूद है। इसमें पृथ्वी से भी अधिक जल है। 2030 में बृहस्पति की परिक्रमा शुरू करेगा और 2031 में यूरोपा के पास से उड़ान भरेगा यूरोपा मिशन। अगला इसमें लूसी मिशन, तो नासा का भी लूसी मिशन है, बस याद रखिए नासा का है लूसी मिशन। ठीक है, तो प्रक्षेपण वर्ष 2021 था। इसका क्या है, नासा का लूसी मिशन जो है क्षुद्रग्रह डोनाल्ड जोहानस के करीब से उड़ान भरने के लिए फ्लाई बाई के लिए ये बनाया गया था लूसी मिशन। ठीक है, इस मिशन में लूसी नाम उस प्राचीन मानव पूर्वज के जीवाश्म से प्रेरित होकर बनाया दिया गया है, जो 1974 में इथोपिया में हुई थी उसकी खोज। उद्देश्य कि बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है ये। क्षुद्रग्रह हमारे सौरमंडल की प्रारंभिक अवस्था का अवशेष माने जाते हैं। ट्रोजन क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करते समय बृहस्पति ग्रह की कक्षा में 2 समूहों में स्थित होता है। इसमें एक बृहस्पति से आगे और दूसरा बृहस्पति उसके पीछे चलता है। ठीक है, अगला है ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन। तो ग्रेल मिशन क्या है, तो नासा का ग्रेल मिशन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार करेगा। ग्रेल मिशन, तो ग्रेल मिशन किस लिए, तो नासा का है, चंद्रमा का जो ग्रेविटी है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए है ये। बेपी कोलंबो, तो बेपी कोलंबो मिशन क्या है, तो बेपी कोलंबो बुध ग्रह के निकट से गुजरते हुए अपनी नवीन फ्लाई बाई को पूरा किया। 2026 में बुध ग्रह की परिक्रमा शुरू करेगा ये। तो कोलंबो के बारे में क्या है, तो बीपी कोलंबो मिशन जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस जाक्सा के बीच संयुक्त ये है। तो यूरोप प्लस जाक्सा, जापान की जो एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी, उसके बीच का संयुक्त जो कार्यक्रम है ये। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मरकरी प्लेनेट ऑर्बिटल ग्रह की सतह और अंतरिक्ष भाग का अध्ययन करेगा। जो जापान एरोस्पेस जो है जाक्सा जो है मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। अब तक केवल 2 अन्य अंतरिक्ष यान बुध ग्रह पर गए हैं, नासा का मेरिनर 10 और मैसेंजर। ठीक है, उसके बाद एक बेपी कोलंबो है। तियानवेन 2 प्रोब, तो चीन ने मंगल ग्रह के निकट स्थित क्षुद्रग्रह से सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए तियानवेन 2 प्रोब अंतरिक्ष यान भेजा है। तियानवेन 2 चीन चाइना का, याद रखिएगा। इससे पहले ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर के युक्त तियानवेन 1 प्रोब 2021 में मंगल की सतह पर उतारा था।
तियानवेन-3 का प्रक्षेपण 2028 के आसपास किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह से सैंपल एकत्र करना और पृथ्वी पर लाना है। तियानवेन-4 का लक्ष्य 2030 तक के आसपास बृहस्पति ग्रह का अन्वेषण करना है, तियानवेन-4। ठीक है, तो पूछे कि ये तियानवेन तियानवेन 2 1 2 3 4 है क्या? तो ये अंतरिक्ष में जो हमारे ग्रह हैं उनके अन्वेषण के लिए बनाया गया है इसरो का, तो चाइना का है सब है। अगला है इसमें लिग्रोसेट क्या है भाई? तो जापान की लकड़ी से बना विश्व का पहला उपग्रह लिग्रोसेट, इंपॉर्टेंट है। लिग्रोसेट लकड़ी का बना, जापान का है, लकड़ी का बना, जापान। ठीक है, जापान का है। इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष की विषम परिस्थितियों में लकड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिग्रोसेट के बारे में, यह एक छोटा हथेली के आकार का उपग्रह है। यह होनोकी वृक्ष की लकड़ी से बना है। यह वृक्ष जापान के स्थानिक मैग्नोलिया वृक्ष का एक प्रकार होता है। इसका निर्माण पारंपरिक एल्युमिनियम संरचना है और इलेक्ट्रॉनिक घटक की भी शामिल है इसमें बनाने में। लिग्रोसेट में पता चलेगा कि अंतरिक्ष में अगर हम लकड़ी को भेजते हैं, लकड़ी का उपग्रह है ये लिग्रोसेट, इसका क्या असर पड़ रहा है उस पर। अगला है क्रॉसर मिशन। खगोलविदों ने यूरोपीय दक्षिण वेधशाला ESO के अति विशाल दूरबीन BLT का उपयोग करके सबसे चमकीले क्वासर JO 529/4351 की खोज की है। ठीक है, क्वासर सक्रिय आकाशगंगा नाभिक होता है। इन्हें अति विशालतम ब्लैक होल द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, क्वासर सक्रिय। यूक्लिड दूरबीन के बारे में, तो यूक्लिड दूरबीन 2.6 करोड़ आकाशगंगाओं के उच्च रिजोल्यूशन का चित्र लिए है। यूक्लिड दूरबीन 2023 के बारे में, अंतरिक्ष एजेंसी यूक्लिड एक पूर्णतः यूरोपीय मिशन है, जिसका निर्माण संचालन यूरोपीय एजेंसी ESA द्वारा नासा के योगदान से किया जा रहा है। ठीक है, यूक्लिड मिशन जो है 2.6 करोड़ आकाशगंगाओं के उच्च रिजोल्यूशन का चित्र लिए हैं इसने। ग्लोबल एक्स्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, तो गाइया, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरोफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, तो इसमें जो है यूरोपीय एजेंसी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन जो है ये बंद कर दिया है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का त्रिआयामी चित्र बनाने का लिए एक मिशन था और उद्देश्य था तारों और अन्य खगोल पिंडों के अस्तित्व के गति के सटीक मापन के माध्यम से खगोल मिति ब्रह्मांड का मानचित्र करने का विज्ञान था ये। तो गिया को GAIA, ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के लिए इसको नासा उसने बंद कर, यूरोपीय एजेंसी ने इसको बंद कर दिया है। ESA का बायोमास मिशन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का बायोमास मिशन प्रमोशन कर रही है। तो बायोमास मिशन के बारे में, तो बायोमास पहला उपग्रह है जो P बैंड SAR लेकर जाएगा। यह एक अभिनव उपकरण है जो कि वनों की बितान को भेदकर लकड़ी के तनों, शाखाओं और डंठलों को मापने में सक्षम है, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्बन संग्रहित होता है, जिसमें मुख्यतः कार्बन संग्रहित होता है। तो यह मिशन वैश्विक स्तर पर वनों के जैवभार, संग्रहित कार्बन का पहला व्यापक माप प्रदान करने के लिए विश्व भर के वनों का मानचित्र करेगा ये। तो ESA का, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का बायोमास मिशन। ठीक है, तो ये जो है वनों की मैपिंग करेगा, याद रखना है, जैवभार की मैपिंग करेगा। अगला है स्फेरेक्स स्पेस टेलीस्कोप। तो स्फेरेक्स स्पेस टेलीस्कोप नासा का है, फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा जो है स्पेस टेलीस्कोप को प्रमोशित किया जा रहा है। स्फेरेक्स स्पेस टेलीस्कोप वेधशाला के बारे में, तो यह जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोक ऑफ रिओनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर का है ये। उद्देश्य है इसका प्रकाशीय और निकट अवरक्त प्रकाशों में आकाश का संरक्षण करना। तो प्रकाशीय और निकट अवरक्त प्रकाश में आकाश का संरक्षण करना इसका काम है। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, लीजा, तो यह यूरोपीय मिशन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा नासा के सहयोग से संचालित किया जा रहा है लीसा को। यह गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए समर्पित पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला होगी। लॉन्च 2030 के दशक में किया जाएगा। यह सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का अनुसरण करने वाली 3 असमान अंतरिक्ष यानों से बना रहेगा ये। ठीक है, रिमूव डेब्री इन ऑर्बिटल मिशन, राइज मिशन जो है, यह जो यूरोपीय एजेंसी का पहला मिशन है जिसने इन ऑर्बिटल सर्विस मिशन है यह पुनः ईंधन भरने, नवीकरणीय करने, कक्षा में असेंबलिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, कक्षा में असेंबलिंग की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। अतः अंतरिक्ष चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक सभी तत्व इसमें हैं। तो रिमूव डेब्री मिशन मतलब जो अंतरिक्ष में कचरा हो गया उसको हटाना है
और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो RISE लगभग 100 किलोमीटर ऊपर तथाकथित भूस्थैतिक ग्रेवयार्ड तक जाएगा, जहां उपग्रहों को उसके मिशन के अंत तक पहुंचाने के बाद पार्क किया जाता है। ठीक है, मून लाइट कार्यक्रम क्या है भाई? तो हाल ही में यूरोपीय एजेंसी ने मून लाइट लूनार कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज LCNS कार्यक्रम शुरू किया। मून लाइट कार्यक्रम किसका है? तो नासा, उसका यूरोपीय एजेंसी का है, यूरोपीय एजेंसी। उद्देश्य है कि अगले 2 दशकों में अंतरिक्ष एजेंसियों और निजी कंपनियों के योजनाबद्ध 400 से अधिक चंद्र मिशनों के लिए सेवाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, लाभ इसका क्या होगा? तो सटीक स्वायत्त लैंडिंग और सतही गतिशीलता को सक्षम करना, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच उच्च गति संचार और डेटा स्थानांतरण को सुगम बनाना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कवरेज प्रदान करना है। प्रारंभिक सेवाएं 2028 के अंत में शुरू होंगी इसकी, और प्रणाली 2030 तक पूर्णतः चालू हो जाएगी। प्रोब 3 मिशन क्या है भाई? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोब 3 मिशन प्रमोशन करेगा और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 2001 में प्रोब 1 मिशन के बाद भारत ESA का पहला प्रक्षेपण होगा। प्रोब 3 मिशन के बारे में, यह उद्देश्य है कि एक अभिनव उपग्रह संरचना उड़ान के माध्यम से सूर्य के कोरोना का अवलोकन करना। इराइज, हाल ही में यूरोपीय संघ ने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस, इंटरकनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटीज बाय सैटेलाइट IRIS प्रमोचित किया। यह गैलीलियो नेविगेशन प्रणाली और कॉपरनिकस के बाद तीसरा प्रमुख अंतरिक्ष अवसंरचना प्रोजेक्ट है। ठीक है, यह यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी और अन्य भागीदारों के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य है कम नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले, जहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों में सुनिश्चित कनेक्टिविटी और उच्च गति ब्रॉडबैंड प्रदान करना। यह निम्न और मध्यम भू कक्षाओं में स्थित 290 उपग्रह इसमें शामिल होंगे, या इसमें मिलाकर बनेगा ये। पहले निजी उपग्रह तारामंडल फायरफ्लाई, तो पहला निजी उपग्रह तारामंडल, तो भारत की निजी अंतरिक्ष तकनीक कंपनी पिक्सेल ने भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल या फायरफ्लाई प्रमोचित किया। फायरफ्लाई तारामंडल के पहले 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक SpaceX के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के माध्यम से बर्डेनवर्ग स्पेस फोर्स बेस से कैलिफोर्निया से इसको प्रक्षेपित किया गया। फायरफ्लाई पिक्सेल का प्रमुख हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल है। ठीक है, फायरफ्लाई का तारामंडल जो है एक इमेजिंग उपग्रह है। इसे अब तक के सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाले 6 वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल होंगे इसमें। ठीक है, अगला है ग्लेन रॉकेट। तो ब्लू ओरिजिन का विशाल न्यू ग्लेन रॉकेट NG-1 ने फ्लोरिडा से अपने पहले मिशन पर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। तो ब्लू ओरिजिन एक निजी कंपनी जिसकी स्थापना 2000 में जेफ बेजोस ने की थी। NG-1 मिशन का जो बारे में, तो मिशन का उद्देश्य ब्लू रिंग पाथफाइंडर टेस्ट सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने और रॉकेट के बूस्टर को अटलांटिक महासागर के एक ड्रोन जहाज से उतारना इसका लक्ष्य था। तो ग्लेन रॉकेट किसका है? तो जेफ बेजोस के जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है उसका है। प्रोजेक्ट कुइपर क्या है भाई? तो अमेजन के अंतरिक्ष सैटेलाइट नेटवर्क की तैनाती है। प्रोजेक्ट कुइपर जो अमेजन जो कंपनी है, अंतरिक्ष से इंटरनेट नेटवर्क की तैनाती के लिए प्रोजेक्ट कुइपर के लिए के पहले 27 उपग्रह को प्रमोचित किया है। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में, यह मिशन का निम्न भूकक्षा उपग्रह ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए प्रोजेक्ट कुइपर चलाया जा रहा है। फेम 2 मिशन क्या है भाई? तो SpaceX ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ठीक ऊपर से उड़ने वाले पहला मानव अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया। फेम 2 नामक इस मिशन को SpaceX के ड्रैगन अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया जा गया है। यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में पहली बार एक्सरे और सूक्ष्म गुरुत्व में मशरूम की कृषि सहित कई प्रयोग करेगा। तो मशरूम की खेती सहित कई प्रयोग करेगा फ्रेम 2 मिशन। तो फ्रेम 2 मिशन क्या है? तो SpaceX ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा के ठीक ऊपर से उड़ान भरने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया है। अगला है मेचाजिला। तो मेचाजिला क्या है भाई? तो मेचाजिला, तो SpaceX ने मेचाजिला नामक एक अभिनव संरचना का उपयोग करके अपना स्टारशिप रॉकेट को उतारकर अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। तो मेचिला नामक अभिनव संरचना है। तो मेचिला के बाद मेचिला 400 फीट लंबी रॉकेट की लैंडिंग कराने वाली संरचना का उपनाम है। यह एक ऊंची संरचना है और इसकी 2 विशाल यांत्रिक शाखाएं हैं जिन्हें चॉपस्टिक्स कहा जाता है। ये सुपर हैवी बूस्टर को पृथ्वी पर लौटते समय हवा में नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। दातो है कि SHB बूस्टर रॉकेट स्टारफिश अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मेचाजिला क्या है? अभिनव
संरचना का उपयोग करके इसको बनाया गया है स्टारशिप रॉकेट को उतारने के लिए। मेचाजिला के बारे में बताते हैं। मेचाजिला जो है 400 फीट लंबी रॉकेट की लैंडिंग कराने वाली एक संरचना का उपनाम है। अगला है चमरान 1 उपग्रह। तो ईरान ने इस उपग्रह को लॉन्च किया। चमरान 1 ईरान का उपग्रह। ईरान। फायर सैट क्या है? तो फायर सैट परियोजना का पहला उपग्रह सफलतापूर्वक निम्न भूकक्षा LEO में स्थापित किया गया। फास्ट फायर सेट के बारे में, इसे गूगल रिसर्च, अर्थ फायर अलायंस, गार्डन बेट फूर मूर फाउंडेशन, म्यूआन स्पेस द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसमें 50 उपग्रह वाला एक LEO तारामंडल होगा। यह लगभग एक कक्षा के आकार की बनागरी का पता लगाने के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीर प्रदान करेगा और अग्नि की तीव्रता सहित AI का उपयोग करके प्रत्येक 20 मिनट में अपडेट करेगा। ये GL क्या है? गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग क्या होता है भाई? तो यूके के डरहम यूनिवर्सिटी के भौतिकविदों ने गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का उपयोग करके आकाशगंगाओं के एक समूह को पीछे स्थित 44 से अधिक पहले अज्ञात तारों की खोज की है। GL के बारे में, GL तब होता है जब विशाल पिंड उसके पीछे स्थित पिंडों जैसे आकाशगंगा या क्वासर से आने वाले प्रकाश को विस्तृत और बड़ा कर देता है, जिन्हें वे ब्रह्मांडीय दूरबीन की तरह कार्य करते हैं और दूर की आकाशगंगाओं अधिक चमकदार दिखाई देती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि पिंड का द्रव्यमान अंतरिक्ष और समय में मोड़ देता है। जो पिंड का जो द्रव्यमान होता है अंतरिक्ष और समय को मोड़ देता है, जिससे प्रकाश का एक वक्र पथ चलता है। ठीक है। डार्क कॉमेट क्या है भाई? तो नासा के शोधकर्ताओं ने अधिक डार्क कॉमेट यानी ओमुआओ जैसे खगोलीय पिंडों की खोज की है। ओमुआओ का अर्थ दूर से एक दूत पहले आ रहा है। तो दूर से एक दूत पहले आ रहा है, तो ओमुआओ। तो डार्क कॉमेट ये ऐसा खगोलीय पिंड होता है जो देखने में क्षुद्रग्रह जैसा लगता है, लेकिन वे धूमकेतुओं की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। देखने में वो क्षुद्रग्रह जैसा लगता है मगर धूमकेतुओं की तरह व्यवहार करता है। पहले हेतु सतह से क्षेत्र कम होता है। पदार्थ हेतु सतह कम होने की वजह उनकी पूंछ नहीं होती। ठीक है। पदार्थ हेतु सतह क्षेत्र कम होने की वजह से इनकी पूंछ नहीं होती। ये आमतौर पर अपनी कक्षाओं से विचलित हो जाते हैं, इसलिए इस विचलन को योकोवस्की इफेक्ट द्वारा नहीं समझा जा सकता है। योकोवस्की इफेक्ट ऐसी परिघटना होती है जो खगोलीय पिंडों के मार्ग को ऊष्मा ऊर्जा के असममित विकिरण के कारण बदल देती है। अगला है न्यूट्रिनो। तो वैज्ञानिक उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो घोस्ट पार्टिकल का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर के नीचे 2 क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3NET को स्थापित कर रहे हैं। KM3NET एक डीप सी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका निर्धारण भूमध्य सागर में किया जा रहा है। न्यूट्रिनो के बारे में, तो इन छोटे कणों में कोई विद्युत आवेश नहीं होता। ये ब्रह्मांड में मूलभूत उप परमाणविक कणों सबटोनिकल पार्टिकल में से एक हैं जो काफी संख्या मौजूद है। ठीक है। तो न्यूट्रिनो के बारे में है कि इसके छोटे कण में कोई विद्युत आवेश नहीं होता। ठीक है। कोई आवेश नहीं होता इसमें। यह ब्रह्मांड में मूलभूत उप परमाणविक कणों में से एक और काफी संख्या में मौजूद हैं। ये ठीक हर जगह मौजूद हैं। अगला क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर। तो क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर होता क्या है? तो नासा ग्रेविटी को मापने के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर्स विकसित कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण में सूक्ष्म परिवर्तनों में ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। तो ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर क्या होता है? तो नासा ग्रेविटी मापने के लिए अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण में सूक्ष्म परिवर्तनों को ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर यह ट्रैक करता है कि एक स्थान पर गिरने वाली वस्तु कितनी तेजी से गिरती है, जबकि एक ही समय में थोड़ी दूर पर गिरने वाली वस्तु कितनी तेजी से गिरती है। तो कंपैरिजन से इसको पता चलता है। ठीक है। दो मुक्त रूप से गिरते वस्तुओं के बीच त्वरण में अंतर गुरुत्वाकर्षण की प्रबलता के अंतर के अनुरूप होता है। कैरन क्या है? तो वैज्ञानिकों ने नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग करके कैरन, प्लूटो का उपग्रह है कैरन, पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पता लगाया है। कैरन के बारे में, यह 5 उपग्रहों में से एक सबसे बड़ा है। किसके? तो प्लूटो के। यह इतना बड़ा है कि प्लूटो और कैरन एक दूसरे की परिक्रमा दोहरे ग्रह की तरह करते हैं। प्लूटो एक बौना ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के एक दूरस्थ क्षेत्र नेपच्यून से परे काइपर बेल्ट में स्थित है। ठीक है। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। तो शनि का जो एक ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज सभी विशाल ग्रहों के साथ खगोलीय पिंडों की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के बारे में, तो ये सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा में एक स्थिर लैग्रेंज बिंदु आमतौर पर L4 और L5 पर स्थित होता है।
लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वह स्थान होता है जहां पर स्थापित पिंड या उपग्रह अपने नियत बिंदु पर रखकर ही परिक्रमा करता है। मिशन लूसी 2021 में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रह को पता लगाने के लिए पहला मिशन था। मिशन लूसी 2021 में लॉन्च किया गया था। अगला मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट माइक वेधशाला। तो माइक जो है परमाणु विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने हानले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है। यह एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। यह इस तरह के विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्रह्मांड की उच्च ऊर्जा वाली घटनाओं जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल, गामा, रेक्स रे विस्फोट को समझने के लिए उच्च ऊर्जा गामा विकिरणों का निरीक्षण करना इसमें शामिल है। इसका नाम जो है वैज्ञानिक पावेल एलेक्सेविच चेरेनेकोव के नाम पर रखा गया है। उन्होंने खोजा था कि आवेशित कण कुछ स्थितियों के तहत गैर चालक माध्यम से गुजरने पर चमक उत्पन्न करते हैं। ऐसी स्थितियों को चेरेनकोव रेडिएशन कहा जाता है। माइक को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य भागीदार के समर्थन से भाभा परमाणु अनुसंधान बार्क द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। स्क्वायर किलोमीटर एरे। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे क्या है भाई? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है SKA विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है। इसने अपना पहला अवलोकन प्रस्तुत किया और आंशिक रूप से कार्यात्मक हो गई। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है ये, और इसने अपनी पहला अवलोकन प्रस्तुत किया और आंशिक रूप से कार्यात्मक हो गई। SKA परियोजना का उद्देश्य विश्व की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन का निर्माण करना, जिसमें अंततः 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक का संग्रह क्षेत्र होगा। SKA में एक वैश्विक वेधशाला शामिल होगी जो 2 बड़ी दूरबीनों का संचालन करेगी। ठीक है, एक दक्षिण अफ्रीका में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। भारत 2012 में SKA संगठन में सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। SKA दूरबीन के पूर्व निर्माण चरण की प्रक्रिया में भाग लिया है भारत ने। ठीक है, मीर कैट क्या है? तो मीर कैट टेलीस्कोप जो है खगोलविदों ने कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन सर्वे के क्षेत्र में विशाल रेडियो आकाशगंगाओं की जांच के लिए मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया। अवस्थिति से दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत में है। विशेषताएं हैं कि इस रेडियो टेलीस्कोप की एक जुड़ी हुई श्रृंखला शामिल है। इसमें 64 अंतर संबंध रिसेप्टर होते हैं, जिसे मुख्य रिफ्लेक्टर, सब रिफ्लेक्टर, रिसीवर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें शामिल होते हैं। यह स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप के माध्यम से आवृत्ति घटक का एक अग्रणी उपकरण है। फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर क्या है भाई? तो यह सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का महत्वाकांक्षी प्रस्तावित परवर्ती चरण है। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक है, जो ब्रह्मांड की आधारभूत प्रकृति को समझने के लिए समर्पित है। मेजराना वन के बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मेजराना वन क्या है? तो ये विश्व की पहली ऐसी क्वांटम चिप है जो नए टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित की जा रही है। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। इससे पहले बार टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें पहली बार टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर का उपयोग किया गया है। टोपो कंडक्टर एक विशेष श्रेणी का पदार्थ होता है जो पदार्थ की एक पूर्णतः नई अवस्था बन सकता है। यह ठोस, तरल, गैस नहीं बल्कि एक टोपोलॉजिकल अवस्था होती है। यह पदार्थ इंडियम आर्सेनाइड एक अर्धचालक और एल्युमिनियम एक अतिचालक से बना है, मिलकर बना है ये। ठीक है, तो मेजरेना किसने बनाया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया। मेजरेना वन एक जो है विश्व की पहली ऐसी क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये मेजराना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया इसको। ओसेलॉट क्या होता है भाई? ओसेलॉट क्या है? तो अमेजन ने ओसेलॉट नामक एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया है, ओसेलॉट। ठीक है, बीलो क्या है? तो बीलो गूगल का क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। तो देखिए भाई, 3 लोगों ने चिप निकाला। पहला निकाला माइक्रोसॉफ्ट ने, उसका नाम है मेजराना वन। ओसेलॉट जो निकाले हैं, ओसेलॉट जो है एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया किसने? तो अमेजन ने लॉन्च किया है। बीले जो है गूगल का क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। ठीक है, अगला QPIAI। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के अंतर्गत चयनित हुए स्टार्टअप ने भारत के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटिंग में से एक लॉन्च किया है। राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत चयनित हुए स्टार्टअप QPIAI ने विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को
के अवसर पर 25 क्यूबिक सुपर कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटर जो है लॉन्च किया। अगला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई। तो हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई क्या है? तो जापान के इंजीनियरों ने विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। इसे रिमेई नाम दिया है, रिमेई। इसे विश्व के छठे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू के एकीकृत किया गया है और रिमोई 20 क्यूबिक क्वांटम क्षमता से युक्त है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स। प्रधानमंत्री ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग HPC प्रणाली लॉन्च की है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से 130 करोड़ की लागत से सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जो पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया है। अगला है नक्षत्र। भारतीय और विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR ने पुणे में स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल जो है विषाणु विज्ञान जो संस्थान है, अपनी पहली हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सुविधा नक्षत्र लॉन्च की है। नक्षत्र क्या है? तो ICMR की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में अपनी पहली हाई स्पीड परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सुविधा लॉन्च की है। अगला भारत जेन। तो भारत जेन क्या है भाई? तो भारत जेन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। मेकिंग AI इन इंडिया और मेकिंग AI फॉर इंडिया लक्ष्य के अनुसार इसको बनाया गया है। भारत जेन में उद्देश्य एक जेनेरेटिव AI तंत्र का निर्माण करना, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ, जिसमें भाषण भी शामिल है, और बहुआयामी सामग्री उत्पन्न करे। कार्यान्वयन एजेंसी इसके IIT बॉम्बे है। राष्ट्रीय अंतः विषयक साइबर भौतिक प्रणाली मिशन NMICPS के तहत जो है भारत जेन का प्रोग्राम किया जाता है। भारत जेन क्या है? तो मेकिंग AI इन इंडिया और मेकिंग AI फॉर इंडिया के तहत इसको बनाया जा रहा है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और ये है जेनरेटिव AI तंत्र का निर्माण करना, जो कि भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले पाठ और बहुआयामी सामग्री उत्पन्न कर सके। IIT दिल्ली इसका मेन जो है काम कर रहा है। अगला है अल्फा जीनोम। क्या है? तो अल्फा जीनोम है गूगल डीप माइंड के अल्फा जीनोम नामक नया AI मॉडल लॉन्च किया था। अल्फा जीनोम क्या है? गूगल का डीप माइंड अल्फा जीनोम नामक एक नया AI मॉडल लॉन्च किया है। जेनकास्ट AI। जेनकास्ट क्या है? तो गूगल डीप माइंड ने उन्नत मौसम पूर्वानुमान के लिए उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पेश किया है, जिसको जेनकास्ट AI के नाम जाना जाता है। जेनकास्ट AI यह मौसम पूर्वानुमान मॉडल है, जो कि मौजूदा उपकरण की तुलना में बेहतर, सटीक और विस्तृत पूर्वानुमान सीमा का दावा करता है। यह पारंपरिक संख्यात्मक और मौसम पुनर्विज्ञान के तहत समष्टि पूर्वानुमान का उपयोग करता है, लेकिन सिमुलेशन की अपेक्षा एक नई AI द्वारा संचालित होता है। सिमुलेशन की अपेक्षा AI द्वारा संचालित होता है। जेनेक्स AI के बारे में, ठीक है। अगला है एजेंटिक AI। तो संयुक्त राज्य अमीरात की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी में पहली बार ऊर्जा उद्योग में अत्यधिक स्वायत्तता एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग करने जा रही है। एजेंटिक AI के बारे में, यह प्रणाली को स्वायत्त रूप से संचालित करने और यूजर की ओर से कार्य निष्पादन करने की अनुमति देता है। यह क्रिया उन्मुख है और विषय वस्तु निर्माण से परे स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, ठीक है। एजेंटिक AI कृति जो है कृत्रिम द्वारा भारत का पहला एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृति लॉन्च किया गया। यह टैक्सी बुक कर सकता है, बिलों का भुगतान कर सकता है और अन्य कार्य भी कर सकता है। अगला है कि म्यूल हंटर AI। क्या है भाई? म्यूल हंटर AI जो RBI ने एक नया AI टूल हंटर लॉन्च किया, जो धोखाधड़ी के काम में उपयोग की जाने वाली बैंक खाता म्यूल खाते को ढूंढने में सहयोग करेगा। उससे डिजिटल धोखाधड़ी को कम किया जा सकता है। म्यूल अकाउंट का उपयोग अपराधियों द्वारा धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए म्यूल अकाउंट का यूज किया जाता है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए ये खोला जाते हैं, जिससे इनकी पहचान करना कठिन होता है। तो म्यूल अकाउंट AI के बारे में कहते हैं, इसका विकास रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH द्वारा किया जा रहा है। RBI पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है इसमें। यह टूल रियल टाइम निगरानी के आधार पर संदिग्ध म्यूल अकाउंट की कार्य कुशलता की पहचान करने के लिए AI मशीन लर्निंग आधारित संसाधनों का उपयोग कर रहा है। तो म्यूल हंटर AI क्या है? तो RBI ने AI टूल म्यूल हंटर लॉन्च किया है, जो धोखाधड़ी में काम में उपयोग आने वाले बैंक खातों म्यूल खातों को ढूंढने में सहायता करेगा। जो धोखाधड़ी में जो खाते यूज होते हैं,
जैसे अब पैसा धोखा दे रहे तो किसी खाते में पैसा ही किसी खाते में ही तो पैसा मंगाएगा वो आदमी जो धोखाधड़ी कर रहा है, किसी खाते में ही वो पैसा मंगाएगा। तो उसी खाते को पकड़ने के लिए म्यूल हंटर एआई जो है आरबीआई ने टूल लॉन्च किया है। म्यूल अकाउंट का उपयोग अपराधी धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में करते हैं। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए खोले जाते हैं जिससे इसकी पहचान ठीक हो जा करना ठीक हो जाता है। म्यूल हंटर एआई के बारे में, इसका विकास रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा किया गया है। आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। यह टूल रियल टाइम निगरानी के आधार पर संदिग्ध म्यूल अकाउंट की कुशलतापूर्वक पहचान करने के लिए एआई मशीन लर्निंग आधारित साधनों का उपयोग यह करता है। ठीक है। आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई का सृजन हुआ है। तो आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई का सृजन किया गया है। तो इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से मेटा ने कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा एआई पहल की भी शुरुआत की है। सेंटर फॉर जेनेटिक एआई सृजन के बारे में क्या है, तो उद्देश्य इसका है कि ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके और लार्ज लैंग्वेज मॉडल में संभावनाओं की खोज करके एआई नवोन्मेषकों तथा उद्यमियों की आगामी पीढ़ी की पहचान करेगा, वह उनको सशक्तिकरण करेगा उनका। अगले 3 वर्ष में एआई कौशल 1 लाख युवा डेवलपर्स और उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के भी काम करेगा ये। ठीक है। अगला अपार क्या है, तो अपार जो है स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री आईडी है। तो अपार आईडी प्रणाली डेटा गोपनीयता के मुद्दे पर जांच के घेरे में है। अपार आईडी के आधार पर, तो अपार आईडी प्रणाली डेटा गोपनीयता के मुद्दे के कारण जांच के घेरे में है। अपार आईडी के बारे में, यह भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई विशेष पहचान प्रणाली है। यह एक विशिष्ट 12 अंकी कूट है जो विद्यार्थियों को अपने सभी शैक्षणिक क्रेडिट जैसे स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री आदि को डिजिटल रूप में संग्रहित और प्रबंधित और एक्सेस करने में सहयोग करता है। अपार ये सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है। 2020 में नई शिक्षा नीति के अनुरूप इसको शुरू किया गया था। लाभ है छात्रों की गतिशीलता को सुगम बनाना, शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ावा देना, छात्रों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान पथ चयनित करने का अधिकार आदि देना इसका काम है। ठीक है। अगला है पेमेंट पास की सर्विस। पेमेंट पास की सर्विस, तो मास्टर कार्ड अपनी पेमेंट पास की सर्विस प्रारंभ करने के लिए भारत का चयन किया है। पेमेंट पास की सर्विस के बारे में, तो इसमें ग्राहकों को लेन देन के लिए वन टाइम पासवर्ड ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, ओटीपी नहीं चाहिए इसमें। कार्यप्रणाली है कि उपभोक्ता को के ऑनलाइन चेकआउट इंटरैक्शन को सुरक्षित करने के लिए पासकी और टोकनाइजेशन का उपयोग करती है। भुगतान की पुष्टि करने के लिए डिवाइस का उपलब्धता के अनुसार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे फिंगरप्रिंट, फेस स्कैनिंग और पिन का उपयोग किया जाता है। लाभ है कि पासवर्ड या ओटीपी को भूलने या अनजाने में साझा करने की गलती होने को समाप्त करती है और इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाती है। तीव्र और सुरक्षित लेन देन इस कारण से, क्योंकि वित्तीय अकाउंट में डेटा तीसरे पक्ष के साथ नहीं साझा किया जा सकता इसमें। ठीक है। तो पेमेंट पास की सर्विस जो है ये मास्टर कार्ड द्वारा चालू की जाने वाली है ऑनलाइन पेमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए, जिसमें ओटीपी नहीं आएगी। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ईटीएस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह संशोधन नियम 2024 में अधिसूचित किया है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जीएनएसएस आधारित ईटीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह सिस्टम। तो यह कार्य कैसे करता है, तो यह तंत्र वाहन की स्थिति पर नजर रखने और तय की गई दूरी के आधार पर टोल एकत्र करने के लिए उपग्रह आधारित इमेजिंग का उपयोग करता है। मुख्य घटक है कि ऑन बोर्ड यूनिट ओबीयू यह वाहन का मार्ग निर्धारित करने और टोल की गणना करने के लिए वाहनों के लगने वाले जीएनएसएस सक्षम उपकरण है। स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे, वाहन की कैमरे, स्वचालित नंबर प्लेट पहचान अब एपीएनआर कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने और टोल राशि काटने के लिए राजमार्ग पर लगाए जाते हैं। लाभ एक सड़क किनारे टोल लगाने के लिए अवसंरचना की आवश्यकता कम होगी और टोल प्लाजा पर भीड़ भाड़ कम हो जाएगी इसको लगाने से, जीएनएसएस ईटीसी लगाने से। ठीक है। विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय ने विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया है। ब्लॉकचेन एक वितरित बही खाता तकनीक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित टेक्नोलॉजी है। यह एक साझा और अपरिवर्तनीय बही खाता होता है। इसका उपयोग जो है बिजनेस नेटवर्क में लेन देन को अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करने और संपत्ति को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अगला है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, तो भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड निर्माण संयंत्र उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है।
भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र जो है उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम के नाम से भी जाना जाता है। यह सिलिकॉन और कार्बन का एक अत्यंत कठोर कृत्रिम रूप से निर्मित क्रिस्टलीय यौगिक है। गुण इसका एक उत्कृष्ट ताप यांत्रिक विशेषता, जिसमें उच्च तापीय चालकता, उत्कृष्ट यांत्रिक गुण, उत्कृष्ट प्रतिरोध और ऑक्सीकरण प्रतिरोध इसमें शामिल है। ठीक है। अगला है गैलियम नाइट्राइट, GAN। गैलियम नाइट्राइट क्या है? छत्तीसगढ़ ने रायपुर में पहले GAN आधारित अर्धचालक संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो छत्तीसगढ़ ने रायपुर में भारत के पहले GAN गैलियम नाइट्राइट आधारित अर्धचालक की संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे? रायपुर में। भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम के तहत में IGEIC की शुभारंभ किया है। भारतीय ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र गहन उभरती ग्राफीन प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को घोषित करने के लिए GAP 2003 में शुरू किया गया था। इसे डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है। और क्या है ये? भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में एक गैर लाभकारी धारा 8 की कंपनी के रूप में निगमित है। इसका उद्देश्य ग्राफीन प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण में उत्कृष्टता केंद्र बनाना है। यह स्टार्टअप और उद्योग को संपूर्ण सुविधा प्रदान करने, अनुसंधान एवं विकास तथा वाणिज्यीकरण के बीच अंतर को बांटेगा। ये इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केरल में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र नवाचार केंद्र जो है शुरू किया है। ठीक है। केरल में सबसे पहला था। अब जो है एक जो है इसका जो है गैलियम नाइट्रेट का जो GA भारत का पहला जो छत्तीसगढ़ रायपुर में खोला जा रहा है, तो GAN आधारित अर्धचालक। ठीक है, याद रखना है इसको। IGEIC के बारे में तो ये त्रिवेंद्रम केरल में एक गैर लाभकारी धारा 8 कंपनी के रूप में निगमित है। ठीक है। इससे पहले इसमें क्या है? इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केरल में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र नवाचार केंद्र जो स्थापित शुरू किया था। याद रखना है इसको। अगला है टाइटेनियम। तो हाल ही में एक भारतीय कंपनी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम मिश्र धातु के उत्पादन के लिए वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग भट्टी चालू करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। टाइटेनियम तो रूप है कठोर, चमकदार और मजबूत धातु। इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। तो इल्मेनाइट पूछे आपसे और रूटाइल किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का है। गुण है कि हल्कापन, कम घनत्व, संक्षारण प्रतिरोध और उच्च गलनांक है इसका। ठीक है। हाल ही में भारतीय कंपनी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम मिश्र धातु के एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम जो है ये कंपनी है, टाइटेनियम मिश्र धातु के उत्पादन के लिए वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग भट्टी चालू करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। कोकिंग कोल। तो नीति आयोग की एक शोध रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि भारत को अपने इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण खनिज की सूची में कोकिंग कोल को शामिल करना चाहिए। ठीक है। भारत कोकिंग कोल का है पूरी तरह से आयात करता है। भारत एक निवल इस्पात निर्यातक होने के साथ साथ विश्व में धातुकर्मक कोयला का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है। कुकिंग कोयला उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयला है जिसकी गुणवत्ता धातुकर्म कोयले के उत्पादन को संभव बनाती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुकिंग कोल कोयले को उच्च तापमान पर गर्म करने से कोक प्राप्त होता है। कोक का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में ऊर्जा स्रोत और ब्लास्ट फर्नेस में रसायन कारक कार्बन स्रोत के रूप में किया जाता है। इसका याद रखिएगा। कुकिंग कोल जो होता है लोहे के उत्पादन में यूज होता है। स्लैग या धातुमल क्या होता है? तो शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन में तटीय धातुमल निक्षेप से निर्मित नए प्रकार की अवसादित सेल की पुष्टि की है। धातु स्लैग एक मिश्रित पदार्थ है जिसमें धातु ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। यह लौह इस्पात उद्योग में इस्पात निर्माण की प्रक्रिया का एक उप उत्पाद है। यह रासायनिक रूप से स्थिर होता है और इसमें अम्लता को निष्प्रभावित करने की क्षमता होती है। यह कृत्रिम मृदा का एक प्रमुख घटक है। ये कृत्रिम मृदा का प्रमुख घटक है और रासायनिक रूप से स्थिर है। और ये जो मृदा अम्लीय हो जाती है तो उसमें धातु मल का हम या स्लैग को हम उस मिट्टी में मिला देते हैं तो वो निष्प्रभावी हो जाता है। क्या? तो उसके जो अम्लता निष्प्रभावी हो जाती है। कैलिफोर्नियम। तो कैलिफोर्नियम पटना में कैलिफोर्नियम युक्त एक संदिग्ध पैकेट जब्त किया गया है। कैलिफोर्नियम एक चांदी जैसा सफेद सिंथेटिक रेडियोकर्मी तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 98 है। तो सिंथेटिक तत्व आवर्त सारणी का एक तत्व है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया है। अनुप्रयोग पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर, सोना चांदी के अयस्क की पहचान और परमाणु रिएक्टर में शुरू करने की सहायता के लिए कैलिफोर्नियम का यूज किया जाता है। पटना में कैलिफोर्नियम युक्त एक संदिग्ध पैकेट जब्त किया गया है। बायोपॉलीमर क्या होता है भाई? केंद्रीय मंत्री ने पुणे के जेजूरी में बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा उद्घाटन किया है। पॉलीलैक्टिक एसिड
बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए स्वदेशी रूप से एकीकृत तकनीकी विकास करने का एक अग्रिम प्रयास है। बायोपॉलीमर वे पदार्थ होते हैं जो वसा, वनस्पति तेल और शर्करा आदि जैसे जैविक स्रोतों से निर्मित होते हैं। बायोपॉलीमर तो वसा से, वनस्पति तेल से, शर्करा आदि जैसे जैविक स्रोतों से निर्मित होते हैं। बिटुमिनस या बायो बिटुमिनस क्या होता है? तो सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचत के लिए 35% तक बायो बिटुमिनस मिश्रण को अनुमति दे दी है। बिटुमिनस कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त होने वाला काला पदार्थ है। यह अपने चिपकने वाले गुण के कारण जाना जाता है। अनुप्रयोग इसका सड़क बनाने और जल रोधक बनाने, जैसे पीच कहते हैं, जिसको हम लोग पीच कहते हैं, जो पीच बनती है हमारे यहाँ, जो रोड बनती है, पीच रोड बनती है, तो उस पर ही इसका यूज होता है। तो बायो बिटुमिनस कार्बन तत्वों से निर्मित बिटुमिनस का एक रूप है। उदाहरण के लिए बायोचार, बायो ऑयल आदि। ठीक है, तो बिटुमिनस और बायो बिटुमिनस, तो बिटुमिनस जो है कच्चे तेल के आसवन से प्राप्त होता है। ठीक है, और सरकार ने विदेशी मुद्रा की बचत के लिए 35% तक बायो बिटुमिनस मिश्रण करने की अनुमति दे दी है। तो बायो बिटुमिनस क्या है? तो कार्बनिक तत्वों से निर्मित बिटुमिनस का एक रूप है। समझ रहे हैं बात को? तो ये पीच का एक रूप है बायो बिटुमिनस, जो कि कार्बनिक तत्वों से निर्मित होता है। बायोचार और बायो ऑयल से बनता है। पिंक फायर रिटार्डेंट, फॉस्चेक कहते हैं इसको। तो पिंक फायर रिटार्डेंट क्या होता है? तो हाल ही में लॉस एंजलिस के अधिकारियों ने वनाग्नि में से निपटने के लिए पिंक फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल किया था। पिंक फायर रिटार्डेंट फॉस्चेक जिसको कहते हैं, अग्निरोधी रसायनों का एक मिश्रण होता है जिसका उपयोग आग बुझाने के उसके प्रसार को धीमा करने के लिए किया जाता है। फॉस्चेक में ज्यादातर अमोनियम फास्फेट आधारित घोल होता है। आमतौर पर यह अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जैसे लवणों को से बना होता है, जो पानी की तरह आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता और लंबे समय तक रहता है। यह गुलाबी रंग का होता है क्योंकि यह अग्निशमन समनकों को परिदृश्य के विपरीत दिशा से सबसे अधिक दिखाई देता है। ये अगला है एसएसआई मंत्रा। तो भारत की स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली एसएसआई मंत्रा ने 40 मिलीसेकंड के विलंबता के साथ विश्व की पहली 2 रोबोटिक कार्डियो टेली सर्जरी पूर्ण की। तो एसएसआई मंत्रा क्या है? तो ये जो है सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है जिसने 40 मिलीसेकंड की विलंबता के साथ विश्व की पहली 2 रोबोटिक्स कार्डियक टेली सर्जरी की है। एसएसआई मंत्रा विश्व भर में एकमात्र रोबोटिक प्रणाली है जिसमें टेली सर्जरी और टेली प्रॉम्प्टिंग के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त है इसको। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत केंद्रीय नियामक संस्थान, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया है इसको। ठीक है, याद रखिएगा। एसएसआई मंत्रा क्या है? तो याद रखना सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली है, बस इतना ही पूछेगा। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मतलब कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होती है? भारत की पहली स्वदेशी 1.5 टेस्ला चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एमआरआई मशीन विकसित की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने स्थापित किया है इसको, याद रखना है इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र सीडैक की साझेदारी के माध्यम से इसको विकसित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी इसकी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च, समीर, मुंबई द्वारा इसको बनाया गया है एमआरआई के बारे में। ठीक है, तो याद रखना एक जो है स्वदेशी एमआरआई तकनीक बनाई गई है। ठीक है, यह एक गैर आक्रामक चिकित्सा इमेजिंग प्रणाली है। इसका उपयोग कोमल ऊतकों का दृश्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसमें बड़े चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक्सरे के विपरीत एमआरआई परीक्षण के दौरान कोई आयननकारी विकिरण उत्पन्न नहीं होता है। एमआरआई स्कैनर प्राप्त छवियों में अंग, हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त वाहिनियां दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला है एनीमिया फोन। एनीमिया फोन क्या होता है भाई? तो कार्नेल विश्वविद्यालय ने एनीमिया फोन तकनीक आयरन की कमी का त्वरित, सटीक और लागत प्रभावी आकलन प्रदान करती है। अब ये आईसीएमआर को हस्तांतरित कर दिया गया है। आईसीएमआर पूरे देश में एनीमिया, महिला स्वास्थ्य और मातृ शिशु स्वास्थ्य के लिए एक कार्यक्रम में इसको एकीकृत करेगा एनीमिया फोन। ठीक है, कार्नेल विश्वविद्यालय की एनीमिया फोन तकनीक आयरन की कमी का त्वरित, सटीक और लागत प्रभावी आकलन करने में प्रदान करेगी। सृजनम क्या है भाई? तो सृजनम नई दिल्ली एम्स में भारत की पहली स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट रिंग है। तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रीटमेंट रिंग का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम सृजनम रखा गया। इंपॉर्टेंट है एम्स दिल्ली में। डायबिटीज बायो बैंक। तो आईसीएमआर या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने चेन्नई में देश का पहला डायबिटिक बायो बैंक स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर स्थापित किया गया? चेन्नई में। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डायबिटिक बायो बैंक जनसंख्या आधारित जैव नमूनों का एक संग्रह है। आईसीएमआर की अनुमति में से वैज्ञानिक अध्ययनों की सहायता के लिए नमूने एकत्रित कर संग्रहित कर वितरित करेगा। गर्भिणी दृष्टि। गर्भिणी दृष्टि क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने फरीदाबाद, हरियाणा स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने गर्भिणी दृष्टि का शुभारंभ किया। गर्भिणी दृष्टि एक डेटा डैशबोर्ड है जो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य डेटाबेस से एक का व्यापक अवलोकन करेगा। तो महत्व है इसका कि 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं
नवजात शिशु प्रसवोत्तर माताओं के एकत्रित दैनिक डेटा और छवियों और जैसे नमूने तक इसकी पहुंच बनाएगा। ठीक है। धरणी क्या है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा विश्व का शोध संगठन बन गया है, जिसने धरणी नामक ओपन सोर्स ब्रेन मैपिंग डेटा सेट जारी किया है। तो ओपन सोर्स ब्रेन मैपिंग डेटा सेट है, तो ओपन सोर्स ब्रेन मैपिंग डाटा सेट है। ठीक है, डाटा सेट किया है। ठीक है, याद रखिएगा। धारणी मानव भ्रूण मस्तिष्क का सबसे बड़ा ओपन एक्सेस डिजिटल डेटा सेट है। इसे विशेष रूप से भारतीय तकनीक को बनाया गया है। इसे विशेष रूप से भारतीय तकनीक से बनाया गया है। इसे अमेरिका स्थित एलन ब्रेन एटलस के लिए उपयोग की गई धनराशि के 10वें हिस्से से विकसित किया गया है इसको। ठीक है। धरणी क्या है? तो धरणी नामक एक ओपन सोर्स ब्रेन मैपिंग डेटा सेट है ये। ICD-11, तो ICD-11 क्या है? WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 को 2025 तक अद्यतन करने की घोषणा की है। तो ICD-11 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगों और स्वास्थ्य स्थितियों के वर्गीकरण के लिए एक मानकीकृत वैश्विक प्रणाली है, जिसका अब पारंपरिक चिकित्सा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ICD-11 क्या है भाई? तो WHO का संगठन द्वारा रोगों और स्वास्थ्य स्थितियों के वर्गीकरण हेतु एक मानकीकृत वैश्विक प्रणाली है। ICD-11 WHO से संबंधित है। डेंगू, तो स्वदेशी टेट्रावेड डेंगू वैक्सीन, तो स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगी ऑल अपने तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण की ओर बढ़ रही है। यह परीक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक के सहयोग से बनाया जा रहा है। डेंगू ब्रेन बोन फीवर कहते हैं इसको। तो एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित मादा एंडीज जो चिकनगुनिया और जीका के लिए भी जिम्मेदार है, मादा एंडीज के काटने से फैलता है। डेंगू दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है। ज्यादातर शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में फैलता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस MDR-TB, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने MDR-TB के लिए नई उपचार पद्धति को मंजूरी दी है। ट्यूबरक्लोसिस या क्षय रोग एक संक्रमण रोग है जो प्राय फेफड़ों को प्रभावित करता है और माइट्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण यह होता है। बैसिलस कैलमेट गुएरिन BCG टीका टीबी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। भारतीय टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में 25.52 लाख अधिसूचित टीबी रोगी थे। हैजा है, तो हैजा बायोटेक ने अपना ओरल कॉलरा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया था। हिलकोल हैजा के लिए हिलकोल है। हिलकोल वैक्सीन किसके लिए? तो हैजा के लिए। किसने? भारत बायोटेक ने इसको लॉन्च किया। हिलकोल वैक्सीन एक निष्क्रिय एकल स्ट्रेन वाला ओरल वैक्सीन है जो 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त है। तो 1 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए ही ये लगता है। यह हैजा के टीके की वैश्विक कमी को दूर करेगा। हैजा ब्रिबियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है होने वाला आंत एक तीव्र डायरिया संक्रमण होता है। ठीक है। स्रोत है जल और भोजन का मल संदूषण गरीबी से संबंधित रोग है। यह दस्त, गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का कारण बन जाता है। जायवैक TCV वैक्सीन, तो जायवैक TCV वैक्सीन क्या है? तो जायवैक TCV वैक्सीन WHO से पूर्ण योग्यता का दर्जा प्राप्त है, जिसे यह संयुक्त राष्ट्र खरीद कार्यक्रम के लिए पात्र होगा। जायबैक टीबी एक टाइफाइड VI संयोगी वैक्सीन है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के संक्रमण के विरुद्ध सटीक टीकाकरण प्रदान करती है। तो ये जो है जायवैक TCV जो है ये टाइफाइड VI युग्म वैक्सीन है ये। ठीक है। हेपेटाइटिस A वैक्सीन क्या है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड भारत के पहले स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन हैवीश्योर है भाई, हैवीश्योर की बाल चिकित्सा बच्चों के लिए खुराक का शुभारंभ किया था। हेपेटाइटिस के बारे में यकृत सूजन संक्रमण विषाणुओं के साथ साथ गैर संक्रमण कारण भी उत्पन्न होता है। 5 मुख्य टाइप हैं ABCDE। टाइप B-C मिलकर यकृत सिरोसिस और यकृत कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मौत का सबसे बड़ा आम कारण है। हेपेटाइटिस B और C मिलकर करते हैं। टाइप C के लिए टीका उपलब्ध नहीं है। टाइप C के लिए टीका उपलब्ध नहीं है, इंपॉर्टेंट है याद रखिए। टाइप C के लिए टीका नहीं बनाया। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2019 का लक्ष्य है 2030 तक भारत में हेपेटाइटिस C का उन्मूलन करना। मिशन इंद्रधनुष में हेपेटाइटिस B के साथ साथ अन्य संक्रमणों के विरुद्ध टीका प्रदान करता है। ये मारवर्ग वायरल डिजीज MVD, तो रवांडा में मारवर्ग वायरल डिजीज के प्रकोप से कई लोगों की जान चली गई है। तो MVD एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत संक्रमणकारी वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्य के प्राइमेट या बंगर लंगूर दोनों को प्रभावित करता है और इसकी मृत्यु की दर उच्च है।
मारबर्ग इबोला वायरस दोनों ही फिलोवीरिडे परिवार फिलोवायरस के सदस्य हैं। यद्यपि ये अलग अलग विषाणुओं के कारण होते हैं, फिर भी ये दोनों रोग चिकित्सीय रूप से समान हैं। यह मानव से मानव में संचरण के माध्यम से और चमगादड़ से मनुष्य में भी फैलता है। ये सूडान वायरस, हाल ही में युगांडा की सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन सूडान वायरस के प्रकोप की पुष्टि की है। सूडान वायरस डिजीज जो है एक वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो इबोला वायरस रोग के समान कुल के संबंधित है। यह रक्त, शरीर के तरल पदार्थ, अंगों या दूषित सतहों के संपर्क से फैलता है। अभी तक यह एसबीडी सूडान वायरस डिजीज के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है। मंकी पॉक्स जो है, डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता से जुड़ा लोक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। तो मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता से जुड़ा लोक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और अफ्रीका के बाहर एम पॉक्स के प्रकोप के बाद इसके 2 वर्ष में दूसरी बार वैश्विक फेक घोषित किया गया है, या ठीक है घोषित किया गया है। एम पॉक्स के बारे में तो आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस की एक प्रजाति मंकी पॉक्स के वायरस के कारण होने वाला वायरल रोग है। पहली बार 1970 में डीआरसी के मनुष्यों से पता चला। निकट संपर्क से फैलता है और फ्लू जैसे लक्षण और मवाद से भरे त्वचा के घाव पैदा करता है। यह मुख्यतः मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है मुख्यतः, लेकिन ये समलैंगिक ही नहीं, समलैंगिक, उभयलिंगिक आदि लोगों को भी प्रभावित करता है। ये मंकी पॉक्स। नोरो वायरस, तो अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र नोरो वायरस के मामले को उल्लेखनीय वृद्धि की है। तो नोरो वायरस के बारे में तो यह अत्यधिक संक्रामक वायरस है जिसे कारण गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जिसे आमतौर पर स्टमक फ्लू के नाम से जानते हैं। इसके लक्षण में मतली, उल्टी, दस्त शामिल है। यह मल मुख मार्ग से या दूषित भोजन या जल के सेवन या सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसार से फैलता है। नोरो वायरस के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया के बढ़ते मामले के बीच डब्ल्यूएचओ ने टीम ने राजस्थान के दीग पहुंची है। तो डिप्थीरिया के बारे में, यह संक्रामक रोग है जो विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु के कारण फैलता है। डिप्थीरिया कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण फैलता है। यह श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और मुख्यतः नवजात शिशु को से 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रभावित करता है। अगला चांदीपुर वायरस, तो डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि भारत में चांदीपुर वायरस का वर्तमान संक्रमण 20 वर्षों में सर्वाधिक है। चांदीपुर वायरस जो है CHPV रैब्डोविरिडे परिवार का एक सदस्य है जिसमें रेबीज भी शामिल है। यह रेत मक्खी, मच्छरों और टिक्स जैसे वाहकों से फैलता है। अभी तक इसके उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। इसकी पहली पहचान 1956 में चांदीपुर, महाराष्ट्र में की गई थी। लेप्टोस्पायरोसिस रैट फीवर, तो लेप्टोस्पायरोसिस रैट फीवर, तो इसके मामले में वृद्धि केरल में लगभग सभी जिलों में प्रभावित है। इससे लेप्टो वायरस नामक रोगजनक जो जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पशुओं से मनुष्य में फैलता है। एक जूनोटिक रोग है ये, ठीक है। जीवाणु त्वचा पर कटने या खरोच के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। मनुष्य से मनुष्य में संचरण बहुत कम है इसका, ठीक है। म्यूरिक टाइफाइड, तो हाल ही में केरल में एक व्यक्ति जीवाणु रोग म्यूरिक टाइफाइड से निदान किया गया। म्यूरिक टाइफाइड के बारे में, तो इसमें स्थानिक टाइफाइड, पिप्सू जनित टाइफाइड और पिप्सू जनित धब्बेदार बुखार के रूप में जाना जाता है। रोग वितरण विश्व भर में होता है, मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में, जहाँ चूहे और चूहों के पिप्सू मौजूद होते हैं। कारण है पिस्सू जनित रिकेटिसिया टाइफी। मनुष्यों में संचरण तथा जो संक्रमित पिप्सू का मल त्याग पर किसी घाव या खरोच से संपर्क आता है तो यह फैल जाता है। कालाजार, तो भारत कालाजार को एक जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने की ओर अग्रसर है। कालाजार जो है रोगाणु 20 से अधिक लीशमैनिया प्रजातियों के प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है। संचरण संक्रमित मादा फ्लेम्बोटोमाइन सैड फ्लाइज के काटने से जो रक्त भर भोजन करके अंडा देती है, उसके द्वारा कालाजार फैलता है। गुलियन बैरे सिंड्रोम, तो गुलियम बैरे सिंड्रोम पुणे, महाराष्ट्र में गुलियम बैरे सिंड्रोम GBS प्रकोप की सूचना मिली है। गुलियम बैरे सिंड्रोम एक अत्यंत दुर्लभ लेकिन संभावित रूप से लकवाग्रस्त तांत्रिक तंत्र विकार है जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा गलती से शरीर के किसी अपनी तंत्रिका पर हमला करने के कारण होता है। यह प्रायः जठरांग या श्वसन संक्रमण के कारण होता है। प्रेसबायोपिया क्या है भाई? तो यह एक अपवर्तक त्रुटि जिसे आंखें धीरे धीरे पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता खो देती हैं। ऐसा तब होता है जब लेंस रेटिना
पर प्रकाश को सही से केंद्रित करना बंद कर देता है। आयु में वृद्धि के साथ आंखों के लेंस कठोर और कम लचीले हो जाते हैं। यह एक आयु से संबंधित स्थिति है जो आमतौर पर लोगों के 40 वर्ष की आयु में विकसित होता है। ठीक है। एक स्वाभाविक ट्रैकोमा क्या है भाई? तो नेपाल और म्यांमार के बाद भारत दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्र में तीसरा देश बना है जिसे ट्रैकोमा, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, को समाप्त कर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को 2 अन्य एनटीडीएस गिनी कृमि रोग 2000 और याज 2016 में मुक्त घोषित कर दिया है। ट्रैकोमा के बारे में, तो यह क्लैमेडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण संक्रमण से होने वाला नेत्र संक्रमण रोग है। यह संक्रमण आंख नाक के संपर्क में फैलता है, आंखों नाक आदि के संपर्क से फैलता है रोग है, और अगर इसका उपचार न किया जाए तो यह अपरिवर्तनीय अंधेपन का कारण बन सकता है। अगला खसरा और रूबेला। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र ने 2026 तक इस खसरा और रूबेला को समाप्त करने के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया है। खसरा के बारे में, तो यह अत्यधिक संक्रामक गंभीर वायु जनित रोग है जो वायरस के कारण फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, खांसने, छींकने से आसानी से फैलता है। रूबेला के बारे में, यह एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जो वायु में मौजूद बूंदों से फैलता है। यह प्राय बच्चों और वयस्कों में होता है। अगला CAR-T कोशिका थेरेपी, तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है CAR-T कोशिका थेरेपी। तो केंद्रीय औषधि और मानक नियंत्रण संगठन ने दूसरी लिविंग ड्रग क्वारटेमी स्वीकृत की है। यह काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर CAR-T सेल थेरेपी है। इसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाएगा। CAR-T सेल थेरेपी इम्यूनोथेरेपी का एक अभिनव रूप है जिसमें रोगी की टी कोशिका कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और उन पर हमला करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार किया जाता है इसको। तो CAR-T पूछ सकता है किसके लिए? तो रक्त कैंसर के उपचार के लिए है। अगला TDP-1 DNA रिपेयर एंजाइम। कोलकाता स्थित भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ ने TDP-1 नामक DNA रिपेयर एंजाइम को सक्रिय करके कैंसर के उपचार के लिए एक आशाजनक नए लक्ष्य की पहचान की है। तो टायरोसिस DNA फास्फोडाइस्टेरेज 1 मनुष्य में एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो क्षतिग्रस्त DNA बेस को हटाकर DNA की मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सफल कैंसर उपचार में, विशेष रूप से वर्तमान उपचारों के प्रति प्रतिरोधी कैंसर के उपचार में सटीक चिकित्सा के लिए आशाजनक मार्ग के लिए इंगित कर रहा है। अगला हाइड्रोजेल, इंपॉर्टेंट हाइड्रोजेल। IIT गुवाहाटी ने शोधकर्ताओं ने लक्षित स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए एक अभिनव इंजेक्शन योग्य हाइड्रोजेल विकसित किया है। हाइड्रोजेल जल आधारित त्रिआयामी बहु नेटवर्क होते हैं जो तरल पदार्थों को अवशोषित कर और धारण करने में सक्षम होते हैं। उनकी विशिष्ट संरचना जीवित ऊतकों की नकल करती है जिससे वे जैव चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बन जाते हैं। तो हाइड्रोजेल लक्षित स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए एक अभिनव इंजेक्शन योग्य हाइड्रोजेल विकसित किया गया है। ठीक है। HPV, तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित HPV परीक्षण किट जो प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा वैधता प्राप्त है। तो HPV एक आमतौर पर यौन संचारित संक्रमण है जो त्वचा जननांग क्षेत्र में गले को प्रभावित करता है। त्वचा जननांग क्षेत्र और गले को प्रभावित करता है। अधिकांश मामले में प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर HPV को हटा देती है। उच्च जोखिम वाले HPV के लगातार संक्रमण के अन्य कोशिकाओं में विकसित हो जाती है और आगे चलकर कैंसर को रूप ले लेती है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर HPV में होने वाला सबसे बड़ा आम प्रकार का कैंसर है। क्वाड देश, तो भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कैंसर मून शॉट पहल शुरू की है। तो कैंसर मून शॉट पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य अवसंरचना, अनुसंधान सहयोग और सुधार करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र कैंसर देखभाल परिस्थिति को सशक्त बनाना है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर इलाज के लिए HPV टीकाकरण को बढ़ावा देना, जांचों तक पहुंच बढ़ाना और उपचार के लिए विकल्प विस्तार करना है। अगला हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है। ठीक है। तो हीमोफीलिया के लिए पहली मानव जीन थेरेपी किया गया है। हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग। हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका के हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग को अनुमति देने वाला देश का दुनिया का पहला देश बन गया है। सोमैटिक सेल एडिटिंग केवल संबंधित व्यक्ति को प्रभावित करती है। HHGE के तहत जर्मलाइन कोशिका शुक्राणु, अंडाणु, भ्रूण में परिवर्तित किया जाता है जिसके परिवर्तन आगे की पीढ़ी में आनुवंशिकता में से शामिल हो जाता है। ठीक है।
तो इसमें हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग जो है शुक्राणु, अंडाणु और भ्रूण में परिवर्तन के लिए किया जाता है सोमैटिक सेल में। ठीक है। अगला हाइपर वीरुलेंट क्लेबसिया निमोनिया। तो हाइपर वीरुलेंट क्लेबसियल निमोनिया, तो हाइपर क्लेबेसिया निमोनिया के प्रति चेतावनी जारी की WHO ने। यह एक प्रकार का दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया है। स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में तेजी से बढ़ने वाला घातक संक्रामक का कारण बन सकता है। ये mRNA वैक्सीन, तो WHO ने मानव एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के विरुद्ध mRNA वैक्सीन विकास को आगे बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। mRNA वैक्सीन जो है mRNA का एक टुकड़ा लिया जाता है और यह टुकड़ा एक वायरल प्रोटीन से सुमेलित है। वायरल प्रोटीन आमतौर पर वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाया जाने वाला प्रोटीन का एक छोटा सा अंश होता है। यह mRNA एक अनुवांशिक अणु है। इसमें ऐसे निर्देश या संकेत होते हैं जो कोशिकाओं को अपने प्रकृति तंत्र को उपयोग करने के लिए बाह्य रोगाणु द्वारा शरीर में प्रवेश करके उसे नष्ट करने हेतु प्रोटीन बनाने के लिए निर्देशित करता है। यह mRNA कोशिका को वायरल प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे प्रतिरोधक प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है भाई? तो हाल ही में डॉक्टर ने एक दुर्लभ बॉम्बे रक्त समूह वाले रोगी में क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट किया। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक दुर्लभ रक्त समूह है। खोज इसकी सर्वप्रथम 1952 में YM भिंडे द्वारा की गई थी। लक्षण क्या है? तो सीरम में एंटी-A, एंटी-B, एंटी-C एंटीबॉडी की उपस्थिति जो ABO प्रणाली के सभी रक्त समूहों में समूहन का कारण बन सकती है। नैदानिक विशेषता: बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किसी भी ABO ग्रुप समूह से रक्त नहीं दिया जा सकता, जिसमें टाइप O भी शामिल है। O ब्लड ग्रुप में H एंटीजन होता है। नोट: बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति केवल किसी अन्य बॉम्बे ग्रुप वाले दाता से ही रक्त प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये ABO से अलग रक्त ग्रुप है। ये एल्यूलोज क्या है? तो एल्यूलोज चीनी का एक प्राकृतिक विकल्प है। ये दक्षिण कोरिया में एक स्वास्थ्यप्रद विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। एल्यूलोज, इसे डी एल्यूलोज और डी साइकोज के रूप में जाना जाता है। एल्यूलोज प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी है। यह अंजीर, कीवी और अन्य फलों की से कम मात्रा में पाई जाती है। इसे व्यावसायिक रूप में विशिष्ट एंजाइम का उपयोग करके चुकंदर आधारित चीनी या मकई से भी उत्पादित किया जाता है। फेंटानिल क्या है भाई? तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ये एल्यूलोज क्या है? फेंटालिन क्या है भाई? तो फेंटानिल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के लिए जाने वाले आयात पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का विचार किया है। इसके पीछे अमेरिका ने फेंटानिल की तरक्की को कारण बताया है। अमेरिका के अनुसार मैक्सिको और कनाडा के माध्यम से चीन अमेरिका में फेंटानिल की तस्करी कर रहा है। मैक्सिको और कनाडा के माध्यम से चीन जो है अमेरिका में फेंटानिल की तस्करी कर रहा है। फेंटानिल एक प्रभावी सिंथेटिक ओपियोइड है, जिसे एनाल्जेसिक या दर्द से राहत और एनेस्थीसिया के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित किया गया है। एनाल्जेसिस के रूप में मॉर्फिन से लगभग 100 गुना अधिक, जबकि हीरोइन से 50 गुना अधिक ये प्रभावी है फेंटालिन। ठीक है। अगला है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है? तो जम्मू कश्मीर चिकित्सा ने 17 ग्रामीणों की मृत्यु के पीछे कीटनाशकों के उपयोग में होने वाले ऑर्गेनोफॉस्फेट पर शंका व्यक्त की है। निर्माता: यह एक रासायनिक यौगिक है। यह फास्फोरिक एसिड और अल्कोहल से युक्त एस्टरीफिकेशन से प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है। एस्टरीफिकेशन एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अल्कोहल अम्ल जैसे 2 अभिकारक मिलकर अभिक्रिया उत्पाद के रूप में एस्टर बनाते हैं। उपयोग: हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रसायनों के युद्ध, नर्वे एजेंट संपर्क जीवों के नर्वे सिग्नल्स या न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन को बाधित करते हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट ये क्या है? एक तरह का हार्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। रासायनिक युद्ध में इसको नर्व एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। फ्लोराइड, तो फ्लोराइड जो है जल, मृदा, वायु में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। यह दांतों में कैविटी और दांतों की सड़न को रोकने में सहायता करता है। ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नामित स्वास्थ्य मंत्री ने अमेरिकी जल आपूर्ति में फ्लोराइड मिलाने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? तो पेयजल में खाना पकाने के जल में फ्लोराइड की उच्च मात्रा के कारण आमतौर पर 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों को फ्लोरोसिस के कारण दांतों का
बदरंग हो सकता है। सेवन हेतु निर्धारित मानक। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार जल में फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा 1 ppm पार्ट पर मिलियन या 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। इसकी मात्रा जितनी कम होगी उतना ही बेहतर होगा। एस्बेस्टस। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉस्मेटिक्स को एस्बेस्टस मुक्त रखने के लिए नए परीक्षण नियमों का प्रस्ताव किया है। एस्बेस्टस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज फाइबर्स का एक समूह है। मुख्य गुण उष्मारोधी और जंग रोधक है। ये उपयोग निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है। स्वास्थ्य के खतरे। एस्बेस्टस के संपर्क में आने से फेफड़ा कैंसर, लैरिंजियल कैंसर या स्वर तंत्र कैंसर, ओवेरियन कैंसर और मेसोथेलियोमा, फुफ्फुस और पेरिटोनियल लाइनिंग का कैंसर खतरा बढ़ जाता है। अगला, भारत का पहला फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर। तो भारत का पहला फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर 500 मेगावाट 2026 तक चालू हो जाएगा। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित यह संयंत्र 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा परमाणु कार्यक्रम में दूसरे चरण का आरंभ करेगा। प्रोटोटाइप जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तमिलनाडु के कलपक्कम में स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा इसको। इतना ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा इसमें, ठीक। और इसको पढ़ना होगा, यहाँ से पढ़ सकता है कि 500 मेगावाट सोडियम कोल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित हो रहा है। यह भारत का पहला स्वदेशी PFBR है। तो भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये भारत का पहला जो है स्वदेशी निर्मित PFBR है, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर जो है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। तो उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। तो गोरखपुर परियोजना में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित की होंगी। प्रत्येक दाब युक्त भारी जल रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR होंगे। परियोजना की कुल क्षमता जो है 2800 मेगावाट की होगी, ठीक है। भारी जल वह जल होता है जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन के स्थान पर भारी हाइड्रोजन होता है, और यह भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। भारी जल उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रिनों को प्रभावी रूप से धीमा कर देता है और इसमें न्यूट्रॉन अवशोषण की संभावना भी कम होती है, ठीक है। गोरखपुर में उत्तर भारत का पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। विश्व का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लिक पावर स्टेशन। तो विश्व का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लिक पावर स्टेशन कहाँ पे हो रहा है? चीन द्वारा 2025 में गोबी मरुस्थल में विश्व का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्थापित किया जाएगा, याद रखना है। इसमें शीतलक के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊष्मा स्थानांतरित करने के लिए विद्युत उत्पादन के लिए तरल नमक या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। चीन के एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट के संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया है। तो टोकामक क्या है? तो ये जो एक तरह का जो नाभिकीय संलयन का एक कराने वाला एक जो है सिस्टम है। ईस्ट को, जो इसका नाम ईस्ट है, चीन के कृत्रिम सूर्य के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 1000 प्लस सेकेंड के लिए स्टेडी स्टेट हाई इन्फाइनेटेड प्लाज्मा ऑपरेशन को बना रखता है, और जिसके बाद ये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है इसका। भाई साहब बहुत बड़ा है। टोकामक एक मशीन है जो संलयन की ऊर्जा का उपयोग करके, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को डोनट के आकार में सीमित कर देता है, ठीक है। अगला है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया इसका। इसकी क्षमता 20 मेगावाट है। तो BRPL दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली नई जो दिल्ली में उद्घाटन किया गया इसका, सब स्टेशन पर स्थापित किया गया इसको। राजधानी पावर लिमिटेड, यह भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। यह उन्नत लिथियम आयरन फॉस्फेट तकनीक पर है। यह उन्नत लिथियम आयरन फॉस्फेट तकनीक का लाभ उठाती है जो बेहतर सुरक्षा, तटीय स्थिति और स्थायित्व के लिए जानी जाती है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों में कैथोड लिथियम मेटल ऑक्साइड की बजाय लिथियम मेटल फॉस्फेट बनाता है। जिंक एयर बैटरी क्या होती है भाई? तो CSIR ने दूर दराज के 0 डिग्री या नीचे के तापमान वाली परिस्थितियों में ऊर्जा समाधान के लिए लंबे समय तक चलने वाली बैटरियां विकसित की है। यह एक प्रकार की मेटल एयर बैटरी है जिसमें एक जिंक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, एक वायु धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है इसमें, ठीक है। तैयार रखिएगा। जिंक एयर बैटरी क्या है? तो ये 0 डिग्री या उससे नीचे के तापमान वाले क्षेत्र में लंबी समय के लिए बैटरी चलाने के लिए इसका जो है बनाया गया जिंक एयर बैटरी। अगला सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी।
तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन श्रेणी में SHKT प्रौद्योगिकी का मान्यता प्रदान की है। जहां पारंपरिक जल विद्युत प्रणालियां मुख्यतः जल की स्थितिज ऊर्जा पर आधारित होती हैं, वहीं पे SKHT तकनीक प्राकृतिक प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करेगी। कुल मिला के इसका यही है कि जो SHKT है, सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन टेक्नोलॉजी, तो इसमें क्या होगा कि जो प्राकृतिक बहाव है, जैसे नदी बह रही है तो उसमें इसको लगा दिया जाएगा, तो उससे विद्युत जनरेट होगी। ठीक है। और नहीं तो जो वैकल्पिक जो है प्रणाली जिसमें टरबाइन घूमती है, उसमें हम उसको स्टोर करते हैं, पानी को स्टोर करके इसको बहुत हैवी फ्लो में इसको छोड़ा जाता है, उसे टरबाइन घूमती है, फिर विद्युत बनता है उसे। ठीक है। मगर इसमें SHKT में क्या होगा, बांध बनाने बिना विद्युत उत्पादन किया जा सकता है, बांध बनाए बिना विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस, तो भारतीय महासागर राष्ट्रीय महासागर सेवा केंद्र INCOIS ने एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस का अनावरण किया है। तो एकीकृत मानव सागर ऊर्जा एटलस कौन बना रहा है, तो INCOIS बना रहा है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल उत्पादन करने वाला प्रायोगिक संयंत्र, तो भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र जो स्थापित किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। नैनो बबल तकनीक क्या है भाई, तो नैनो बबल तकनीक क्या है, तो केंद्रीय पर्यावरण जल मंत्री ने दिल्ली राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के जल को साफ करने और शुद्ध करने के लिए नैनो बबल तकनीक का शुभारंभ किया है। नैनो बबल तकनीक क्या है, तो जल साफ करने की एक तकनीक है। नैनो बबल्स, इसका आकार जो 17 से 120 नैनोमीटर होता है, जो नमक के एक दाने से 2500 गुना छोटा होता है। नैनो बबल्स की सतह पर मजबूत ऋणात्मक आवेश होता है जो इन्हें एक साथ जुड़ने से रोकता है। ठीक है। तो नैनो बबल तकनीक क्या है, तो जल को साफ करने की तकनीक है, बस इतना याद रखना है। एरो ट्रैक क्या है भाई, तो IIT बम्बई के वैज्ञानिकों ने एरो ट्रैप नामक जल प्रदूषक का पता लगाने वाला पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है। यह उपकरण जल के नमूने से हानिकारक एरोमेटिक जेनोवायोटिक प्रदूषक जैसे फिनॉल, बेंजीन, जाइलेनाम का पता लगाने के लिए प्रोटीन आधारित बायो सेंसर का उपयोग करेगा। तो एरो ट्रैक क्या है, IIT बम्बई द्वारा बनाया गया जल प्रदूषक का पता लगाने वाला एक तकनीक है, जो कि पोर्टेबल है, एक मशीन है जो आप घूम सकते हैं मोबाइल की तरह। अगला है बैलस्ट वाटर। बैलस्ट वाटर क्या होता है, तो जहाजों पर भंडारित बैलस्ट वाटर तटीय क्षेत्रों में विदेशी और आक्रामक प्रजातियों को लाने का एक साधन बन गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या है, तो जहाजों पर भंडारित बैलस्ट वाटर तटीय क्षेत्रों में विदेशी और आक्रामक प्रजातियों को लाने का साधन बन गया है। तो बैलस्ट वाटर जहाजों के बैलेस्ट टैंकों और कार्गो होल्ड में भंडारित ताजा या लवणीय जल होता है। यह जहाज को स्थिर और गतिशीलता प्रदान करने के लिए जल को भंडारित रखता है। जहाज के डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर अनुपचारित बैलेस्ट वाटर को तट पर निकाल दिया जाता है। इसमें नए क्षेत्रों में नई जो आक्रामक प्रजातियां प्रवेश कर जाती हैं। तो जहाँ जल भरा जाता है उसकी, तो मान लीजिए इंडिया से जल भरा गया और गया अमेरिका में चला गया, वही जहाज लेके सामान अमेरिका में गई, तो जो जल भरा गया जो कि जहाज़ों को बैलेंस कराती है, उसकी गतिशीलता को बनाए रखने में मदद करती है, तो जब USA के पास जाएगा तो इस पानी को निकाल के दूसरा पानी भरा जाएगा। तो जो पानी निकाला जाएगा तो भारत के कोई भी बैक्टीरिया होंगे, जीव होंगे, खरपतवार होंगे, वो जो है अमेरिका के तट पर चले जाएंगे। तो वैसे ही अमेरिका का जब पानी भर के आएगा भारत में, तो अमेरिका की जो प्रजातियाँ भारत के तटीय क्षेत्रों में आ जाएंगी। तो वही है बैलेस्ट वाटर। तो इसका थोड़ा नुकसान हो रहा है अब धीरे धीरे। डार्क ऑक्सीजन क्या है भाई, तो डार्क ऑक्सीजन भी आ गया क्या, समुद्र तल पर मैग्नीज और लोहे से समृद्ध मेटेलिक नोड्यूल सूर्य के प्रकाश के बिना समुद्र जल में H2O को विभाजित कर ऑक्सीजन उत्पन्न करते पाए गए हैं। अरे भाई साहब, ये हो गया क्या, तो समुद्र तल में जो मैग्नीज और लोहे से समृद्ध जो मेटालिक नोड्यूल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, गोल गोल होते हैं, वो सूर्य में के प्रकाश के बिना समुद्री जल को विभाजित करके ऑक्सीजन उत्पन्न करते हुए पाए गए भाई। यह इस विश्वास को चुनौती देता है कि प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत है। साथ ही यह सुझाव देता है कि अन्य ग्रहों पर भी ऑक्सीजन युक्त वातावरण मौजूद हो सकता है, जो कि संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकता है। तो ये डार्क हाइड्रोजन है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये। ठीक है। तो मैग्नीज और लोहे की समृद्ध जो मेटालिक नोड्यूल है, वो सनलाइट की अनुपस्थिति में ये ऑक्सीजन, पानी से ऑक्सीजन बनाते हैं भाई। अगला है 130 की पोलर वर्टेक्स या ध्रुवीय भंवर क्या होती है। तो देखेंगे पोलर वर्टेक्स के बारे में आप पढ़े होंगे। तो पृथ्वी है, पोलर वर्टेक्स जो ऐसी तरह बनती है, रोजबी वेव की तरह पोलर वर्टेक्स होता है ये। तो पोलर वर्टेक्स के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अत्यधिक ठंड होती है। तो जैसे पोलर वर्टेक्स मतलब कि ऐसे आती है, वर्टेक्स ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे, तो ये जो नीचे आती है ना, यहाँ अत्यंत ठंडी होती है तो नीचे आती है, समझ रहे हैं, क्योंकि ठंडा होकर लोग नीचे बैठते हैं तो ठंडा होता है। और जिस एरिया में नीचे वर्टेक्स आती है, ध्रुव, जैसे ये देखिए ध्रुव है, पृथ्वी है, उत्तरी ध्रुव है, तो ऐसे जो नीचे आई ना ऐसे, तो जिस क्षेत्र में नीचे वाला आएगा वहाँ पे बहुत अत्यंत ठंडी हो जाएगी, बर्फबारी हो जाएगी, एकदम वहाँ के लोगों को पागल बना देगी।
तो वही पोलर वर्टेक्स के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में अत्यधिक ठंडी पड़ रही है। ये पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर चलने संचरण करने वाला निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र होता है। जैसे ठंडी हवा चल रही है ऐसे, तो जहाँ पे और ठंडा रहता है तो वहाँ पे नीचे दब जाती है, जहाँ पे थोड़ा गर्म होता है तो ऊपर चली जाती है, जहाँ ठंडा होता है वहाँ नीचे आ जाती है। तो इस तरह से जिग जैग चलती रहती है इस तरह से। तो जहाँ पे नीचे आती है ना वहाँ अधिक, और ये तो पहले से ठंडी है, फिर नीचे वाला क्षेत्र और ठंडा है, तो ये और ठंडी को ठंडी कर देता है और ठंडा फैला देता है यहाँ पे। ठीक है। क्षोभ मंडल ध्रुवीय भंवरे में या धरातल से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुमंडल की सबसे निचली परत पर निर्मित होते हैं। समताप मंडलीय ध्रुवीय भंवर ये धरातल से लगभग 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। क्षोभ मंडलीय ध्रुवीय भंवर के विपरीत समताप मंडलीय जो ध्रुवीय भंवर ग्रीष्मकाल के दौरान निर्मित नहीं होती, अतः शरद ऋतु के दौरान अत्यधिक प्रचंड रहती है। ये है पोलर वर्टेक्स। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट। तो वाई फैक्स क्या है? तो विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट ने उत्तर भारत में घने शीतकालीन कोहरे और इसके प्रभाव को 10 वर्षों का विशेष अनुसंधान पूरा कर लिया है। यह विश्व के कुछ दीर्घकालिक ओपन फील्ड एक्सपेरिमेंट में शामिल है, जो कि विशेष रूप से कोहरे पर किया जाता है। संस्था इसका कौन सा? तो शोध पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के नेतृत्व में किया गया है। उद्देश्य की बेहतर नाव कास्टिंग क्षमता विकसित करने के लिए शीतकालीन कोहरे का पूर्वानुमान लगाने, नाक कास्टिंग के तहत अगले 6 घंटे में मौसम का पूर्वानुमान जारी करने के लिए इसमें सहयोग मिलेगा। विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये उत्तर भारत में शीतकालीन कोहरे और उसके प्रभाव को 10 वर्षों के लिए विश्लेषण के लिए अनुसंधान पूरा कर लिया। 10 वर्षों से इसका विश्लेषण कर रहा था ये। अगला क्लाउड चैम्बर क्या है भाई? तो भारत भारत मिशन मौसम के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे ने अपना पहला संवहनी क्लाउड चैम्बर बनाया जा रहा है। ठीक है। मिशन मौसम के तहत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने अपना पहला संवहनी क्लाउड चैम्बर बनाने जा रहा है। क्लाउड चैम्बर एक बंद सिलेंडर होता है जिसमें जल वाष्प एरोसोल इंजेक्ट किया जाता है, जिसमें नियंत्रित आर्द्रता और तापमान की स्थिति में बदलाव में बादल बनते हैं इसमें। औरोरा क्या है भाई? तो औरोरा मतलब ध्रुवीय ज्योति होता है, जो लद्दाख के हेनले में स्थापित की सबसे ऊंची वेधशाला ने कैप्चर किया है। यह एक बहुरंगी प्रकाश है जो ऊपरी वायुमंडल आयन मंडल में दिखाई देती है, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस। ठीक है। तो साउथ में जो दिखाई देता है, जो दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देता है, उसको ऑस्ट्रेलियासिस कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस। जो उत्तरी भाग में दिखाई देता है उसको ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। तो ऑरोरा उत्तरी गोलार्ध में ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा पोलासिस उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस कहा जाता है, या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है इसको। ठीक है। ये आयन मंडल में होता है, इंपॉर्टेंट रखिए, आयन मंडल होता है। तो ऑरोरा परिघटना उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों में सर्वाधिक देखी जाती है। यह मध्य अक्षांशों पर कम दिखती है और भूमध्य रेखा के पास 9 के बराबर घटित होती है। ये ध्रुवों से ज़्यादा दिखती है। अगला सेफ प्रोजेक्ट क्या है भाई? तो आसियान खाद्य सूचकांक सूचना प्रणाली सेफ प्रोजेक्ट के सफल कार्यान्वयन के लिए इसरो और अन्य अंतरिक्ष एजेंसी ने सराहना की है। तो स्पेस एप्लीकेशन फॉर एनवायरमेंट प्रोजेक्ट के तहत 2008 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतरिक्ष एजेंसी ने की थी। उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों का उपयोग करके पर्यावरणीय बदलावों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा समस्या को समझना इसका लक्ष्य था सेफ प्रोजेक्ट। अगला है हिंद महासागर के 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। हिंद महासागर में सी माउंट और 2 रिज के नाम क्रमशः अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज रखा गया है। इन नामों को इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने मंजूरी दी है। ये संरचनाएं हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिमी भारतीय रिज के समीप हैं। इनकी खोज राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान NC4 ने की है। तो ठीक है। तो हिंद महासागर की 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है। एक्स बैंड रडार क्या होता है भाई? तो एक्स बैंड रडार स्थापित करने को मंजूरी किसने दी? तो पृथ्वी मंत्रालय ने विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद केरल के वायनाड में एक्स बैंड रडार स्थापित करने की बात की गई। एक्स बैंड जो रडार है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एक्स बैंड 8 से 12 गीगाहर्ट्ज में विकिरण उत्सर्जन करता है, जो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर की लघु तरंगों के अनुरूप होती है। लघु तरंग दैर्घ्य के कारण यह हाई रेजोल्यूशन की छवियां उत्पन्न करती है, लेकिन इसमें इसकी रेंज अपेक्षाकृत कम होती है। लाभ भूस्खलन की चेतावनी के लिए मृदा के समान कणों की गतिविधियों पर नजर रखता है। फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन। तो फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन 2.0 लॉन्च किया गया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जो केंद्रीय जल आयोग ने जारी किया है, इसको तैयार किया है इसको। ठीक है। जैव संदीप्ति क्या है? तो जैव संदीप्ति कुछ प्रणालियों में प्रकाश उत्सर्जन करने का गुण है। जैव संदीप्ति जो है, जैव संदीप्ति कुछ प्रणालियों में जो प्रकाश उत्सर्जन करता है, जैसे जुगनू देखे होंगे आप, जुगनू वो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में एंजाइम उत्प्रेरक ऑक्सीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न होता है।
तो जो उत्सर्जित प्रकाश का स्रोत वास्तव में जीवों में एंजाइम उत्प्रेरित ऑक्सीकरण और विक्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा है। ये जय संदीप्त की परिघटना सबसे ज्यादा समुद्री जीव में देखी जाती है, जैसे स्पंज, जेलीफिश, हैचेट मछली, क्रीमी, सी वालनट, जुगनू, कवक, बैक्टीरिया, स्किड, जिलेटिनस, जूम प्लैंकटन, ठीक है, जेलीफिश और काम्बेल जेली इत्यादि इसमें गुण पाया जाता है। ये सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी कानपुर के ने सतह ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए अभिनव सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन से नमी हटाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यह किसान को सौर ऊर्जा के माध्यम से फलों और सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए सक्षम बनाएगी। सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी फलों और फसलों के लिए, अनाजों के लिए जो है उसको जो सड़ने से बचाएगी, लंबे समय तक संरक्षित रखेगी इसको। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, तो स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म जो है डीआरडीओ द्वारा एसएपी के पहले सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम है। तो हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यह मानव रहित एयरशिप है। यह पृथ्वी से 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में संचालित होता है। एक हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट के रूप में कार्य करता है और लंबे समय तक हवा में रह सकता है। दो प्रकार का होता है, एरोडायनामिक होता है, यह हवा से भारी हो सकता है जैसे कि फिक्स्ड विंग वाले विमान। एरोस्टैटिक हवा से हल्का होता है जैसे गुब्बारे और एयरशिप, ठीक है। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम, तो गैर परमाणु हाइड्रोजन बम क्या है? चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम में सफलतापूर्वक विस्फोट किया है। पारंपरिक परमाणु और हाइड्रोजन बमों में भिन्न 2 किलोग्राम का यह बम 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच गया है। यह भविष्य में हथियारों के विकास का एक और उपयोग के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम की मुख्य विशेषता है रासायनिक अभिक्रिया। यह परमाणु सामग्री के बिना शक्तिशाली विस्फोट करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन बम मुख्य रूप से परमाणु संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेगा भाई। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ATACMS, तो रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेन ने आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से दक्षिणी रूस के टैंगानोग्र में एक सैन्य कार्रवाई क्षेत्र पर हमला किया है। इसका निर्माण अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने किया है। 300 किलोमीटर लंबी रेंज के सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह बैलिस्टिक मिसाइल किसी निर्धारित लक्ष्य पर वारहेड पहुंचाने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन यानी गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करती है। तो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो है लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। अब इसका यूज जो है किसने किया है? यूक्रेन ने कर दिया है रसिया पे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकसित करने की घोषणा की है। तो गोल्डन डोम क्या है? तो ये जो है मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ये यूएसए की गोल्डन डोम प्रणाली इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है। हालांकि अमेरिका डिफेंस सिस्टम में शत्रु मिसाइल को नष्ट करने की निगरानी और इंटरसेप्टर दोनों प्रकार के सैटेलाइट शामिल होते हैं। गोल्डन डोम परियोजना स्पेस फॉक्स के एक जनरल के नेतृत्व में चलाई जा रही है। अरावली इंजन क्या है भाई? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अरावली इंजन विकसित किया है, ठीक है। उत्पादन के लिए सफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। अरावली इंजन क्या है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकास और उत्पादन के लिए सफल हेलीकॉप्टर इंजन है। तो हाल ने अगली पीढ़ी के हेलीकॉप्टर को शक्ति प्रदान करने के लिए विकसित कर रहा है। हेलीकॉप्टर में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और बेस्ट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल होंगे इसमें। सफल फ्रांस स्थित सफरान हेलीकॉप्टर इंजन और हाल के बीच संयुक्त जो है उद्यम है। अग्निशोध क्या है? अग्निशोध तो आईआईटी मद्रास और भारतीय सेना अनुसंधान केंद्र के साथ उद्घाटन किया है। तो यह अनुसंधान स्वदेशीकरण में से सशक्तिकरण की अवधारणा पर केंद्रित है। प्रयोगशाला स्तरीय नवाचारों का उपयोग करके योग्य तकनीक में बदलने का लक्ष्य रखता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में एरोस्पेस परीक्षण सुविधा, तो यह सुविधा उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। एरोस्पेस परीक्षण सुविधा है। ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर प्रौद्योगिकी, आईआईटी इंदौर के सैन्य कर्मियों के लिए TNG प्रौद्योगिकी आधारित जूते बनाए हैं। तो TNG प्रौद्योगिकी चलने से उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा को ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, फिर इसे सिस्टम में लगे डिवाइस में भंडारित करता है। आईआईटी इंदौर ने सैन्य कर्मियों के लिए TNG प्रौद्योगिकी पर आधारित जूते बनाए हैं। TNG प्रौद्योगिकी से चलने वाले
उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा ट्राइबोइलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, फिर इसे सिस्टम में लगे डिवाइस में भंडारित किया जाता है। INSV कौंडिन्य तो भारतीय नौसेना में पारंपरिक रूप से टांका विधि से निर्मित इंडियन नेवल सेलिंग बेसेल कौंडियल नौसेना बेस करवार कर्नाटक में शामिल किया गया है। भारत में पारंपरिक रूप से टांका विधि से जहाज निर्माण को टंकाई विधि कहा जाता है। INS कौंडियम 5वीं शताब्दी के एक जहाज पर आधारित है जिसे अजंता की गुफाओं में चित्र में दर्शाया गया है। इसका नाम कौंडियम के नाम पर रखा गया है। यह पौराणिक भारतीय नाविक था जिसे हिंद महासागर पर पार कर दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। जहाज के पतवार पर लकड़ी की तख्तों को नारियल की रस्सी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक राल का उपयोग करके टांका विधि से लगाया गया है इसको। अगला समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत है। इसका अनावरण किया गया है। इस जहाज का निर्माण भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। यह जहाज समुद्र में तटों पर तेल रिसाव को रोकने में मदद करेगा। सर्च एंड रेस्क्यू टूल। इस सरट भारतीय राष्ट्रीय सागर सूचना केंद्र सरट का अत्याधुनिक संस्करण विकसित किया है। इसे मेक इन इंडिया के तहत 2016 में पहली बार तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्र में खोज और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए संकट में फंसे व्यक्तियों को जहाजों का शीघ्र पता लगाने के लिए इसको बनाया गया सर्च एंड रेस्क्यू टूल। यह टूल उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में भी उपलब्ध है। अगला सी डॉक का त्रिनेत्र। तो सी डॉक का त्रिनेत्र क्या है? डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस हेतु एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC का शुभारंभ किया गया है। यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स सीडॉक त्रिनेत्र प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सीडॉक जो है संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग DOT एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान पर विकास केंद्र है। सीडॉक त्रिनेत्र के बारे में तो AI आधारित स्वदेशी एकीकृत साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की साइबर सुरक्षा करने के लिए विकसित किया गया है। यह एड पॉइंट नेटवर्क ट्रैफिक और यूजर बिहेवियर की निगरानी करने में मदद करता है। इसके अलावा यह सुभेद्यताओं की पहचान करने, विसंगतियों का पता लगाने और साइबर खतरे को कमी करने में सहायता करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो होता है ये एक तरह का साइबर अटैक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक डॉस अटैक जिसको कहते हैं, कावेरी 2.0 पोर्टल पर हमला किया गया है। हाल ही में मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल अटैक से चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के साक्षात्कार में व्यवधान उत्पन्न हुआ। डॉस अटैक जो होता है ये सर्विस ट्रैफिक को बाधित करने का एक दुर्लभ प्रयास है और लक्षित नेटवर्क या उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर इंटरनेट ट्रैफिक बहुत अधिक बढ़ाकर बाधा उत्पन्न करता है। तो ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और उसमें बाधा उत्पन्न करता है। रैंसमवेयर क्या है भाई? तो रैंसमवेयर जो है हमले से प्रभावित बैंकों को भुगतान की अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान NPCI ने रैंसमवेयर हमले से प्रभावित बैंकों में भुगतान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह एक प्रकार का मालवेयर है। यह मालवेयर से शिकार डिवाइस में संवेदनशील डेटा डिवाइस को बंधक बनाकर रखता है और धमकी देता है। जब तक पीड़ित यूजर हमलावर की फिरौती नहीं देता तब तक इसे लॉक करके रखा जाता है। वार्नाक्राई और नॉटपेट्या। वार्नाक्राई और नॉटपेट्या इसके उदाहरण हैं। GPS स्पूफिंग, ये सब जो है कंप्यूटर से जो क्या कहते हैं साइबर अपराधी होते हैं जो जिनको हम हैकर कहते हैं वो लोग इसे यूज करते हैं। तो GPS स्पूफिंग क्या होता है? GPS के द्वारा प्रसारित संकेतकों में हेरफेर करने वाली दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। स्पूफिंग GPS रिसीवर को गलत लोकेशन समय की जानकारी प्रदान करता है। इससे नेविगेशन सिस्टम डिवाइस और उपग्रह आधारित अन्य उपयोगकर्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? CBI ने कोलकाता में RG कार मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार के मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट किया। यह टेस्ट आरोपी को झूठ को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो पॉलीग्राफी टेस्ट झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है, याद रखिए, झूठ पकड़ने के लिए। आरोपी झूठ बोल रहा है तो या सच, उसके लिए टेस्ट ब्लड प्रेशर, पसीना, सांस, पल्स रेट आदि सक्रिय जो शरीर की जो प्रतिक्रियाओं को मापता है ये। ठीक है। टेलगार्ड AI क्या है भाई? तो टेलगार्ड AI उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार को कम करने के लिए सहायता कर रहा है। टेलगार्ड AI एंड टू एंड कैमरा आधारित अलर्ट प्रणाली है। इसमें वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में मानव वन्यजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है टेलगार्ड AI। जीनोम एडिटिंग चावल किस्म है। जीनोम एडिटिंग चावल किस्म है। भारतीय जीनोम एडिटिंग धान
किस्म विकसित करने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, ICAR ने देश की पहली जीनोम एडिटिंग चावल किस्म विकसित की है। इसका नाम BRR चावल 100 या कमला या पूसा DT और पूसा DST रखा गया है। कमला है या DRR चावल कहते हैं, कमला DRR चावल है। ठीक है, अगला दुनिया का पहला पिच बालवर्म प्रतिरोध GM कॉटन, दुनिया का पहला पिंक बालवर्म प्रतिरोध GM कॉटन क्या है? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने विश्व का पहला पिंच बॉलवर्म प्रतिरोध कपास विकसित किया है। ठीक है, अनुवांशिक रूप से संशोधित कपास बैसिलस थ्यूरियोजियोसिस बैक्टीरिया के लिए किए गए जीन को शामिल करके तैयार किया गया इसको BT। 2002 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने व्यापारिक खेती के लिए इसको मंजूरी दी थी। भारत की पहली जीन एडिटिंग भेड़, तो कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटिंग भेड़ तैयार की। CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग करके भारत में पहली जीन एडिटिंग भेड़ का जन्म हुआ। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही चावल की पहली धान एडिटिंग किस्म जारी की गई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? तो कमला कहते हैं, या DRR चावल 100 या कमला या पूसा DST चावल कहते हैं उसको। डायर वुल्फ का एक्सटिंक्शन, तो डायर वुल्फ क्या है? तो कोलोसल बायोसाइंसेज नामक कंपनी ने 2 प्राचीन डायर वुल्फ DNA नमूने के आधार पर जीन एडिटिंग और क्लोनिंग की तकनीक से 3 पिल्लों को जन्म देकर इस विलुप्त प्रजाति को दोबारा जीवित कर दिया है, डायर वुल्फ को। पारंपरिक क्लोनिंग की वजह से वैज्ञानिकों के एक आक्रामक विधि अपनाई, जिसमें ग्रे वुल्फ एडोथेलियस प्रोजीनिटर कोशिका ली गई और ग्रे वुल्फ डायर वुल्फ से सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है। ठीक है, इसे बनाया गया है एक डायर वुल्फ। एकीकृत जीनोम चिप, एकीकृत जीनोम चिप क्या है? तो प्रधानमंत्री ने यूनिफाइड जीनोम चिप और स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड तकनीक लॉन्च की है। स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड तकनीक से किसान के लिए केवल मादा बछिया कॉफ पैदा करने के लिए कम लागत पर सेक्स सॉर्टेड स्पर्म की उपलब्धता बढ़ेगी। तो स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड तकनीक से किसानों के लिए केवल मादा बछिया पैदा करने के लिए कम लागत पर सेक्स सॉर्टेड स्पर्म की उपलब्धता बढ़ेगी। विकास करता है पशुपालन और डेयरी विभाग। 2 संस्करण है, मवेशियों के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप। ठीक है, अगला जनजाति जीनोम परियोजना पहल, तो गुजरात सरकार ने वंशानुगत बीमारियों की समस्या से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम पहल शुरू की है। किसने की है? गुजरात ने शुरू की है, 1 डे 1 जीनोम पहल। तो इस पहल का उद्देश्य पूर्ण रूप से व्याख्या किए गए जीवाणुविक जीनोम के जन सामान्य के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराना है। साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना, शोधकर्ताओं एवं समुदायों के लिए माइक्रोबियल जीनोम डेटा को सुलभ बनाना भी इसका उद्देश्य है। लंपी स्किन डिजीज, तो LSD क्या है? तो भारत बायोटेक और ICAR द्वारा हाल ही में विकसित LSD वैक्सीन बायोलंपी वैक्सीन के केंद्रीय अनुसंधान नियंत्रण संगठन ने लाइसेंस मिला है। लंपी स्किन डिजीज एक विषाणु जनित रोग है। यह मुख्यतः गायों और भैंसों को प्रभावित करता है। अश्वरोग या इक्वाइन डिजीज, अश्वरोग कहते हैं, इक्वाइन डिजीज कहते हैं। उत्तर भारत के मेरठ में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त इक्वाइन या अश्वरोग डिजीज फ्री कंपार्टमेंट स्थापित किया गया है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। अश्वरोग में कई तरह की बीमारियां शामिल है जो घोड़ों को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, हर्पिस वायरस, वेस्ट नाइल वायरस आदि। कारण है विभिन्न संक्रामक एजेंट जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी आदि। इसके अलावा एलर्जी, वैसेले तत्व और अनुवांशिक कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, मिथेनोट्रोप्स, तो मिथेनोट्रोप्स क्या है? तो आघारकर अनुसंधान संस्थान स्वदेशी मेथेनोट्रोप्स भारत की पहली संवर्धित प्रजातियां का पता लगाया है। ठीक है, मिथेनोट्रोप्स क्या है? तो मीथेन का उपयोग करने वाले बैक्टीरिया को मीथेन को ऑक्सीकृत करते हैं और अपना बायोमास हासिल करते हैं। तो मिथेनोट्रोप्स जो है मीथेन का उपभोग करने वाले बैक्टीरिया मीथेन से ऑक्सीकृत करते हैं और अपना बायोमास हासिल करते हैं। बायोफिल्टरिंग, तो ये बैक्टीरिया अवायवीय दशाओं में उत्पादित जो मीथेन को ऑक्सीकृत करते हैं। ठीक है, तो मिथेनोट्रैप क्या है? तो ये मीथेन को ऑक्सीकृत करके अपना बायोमास हासिल करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ये। फेरोमोन रासायनिक संकेत होता है जो विपरीत लिंग, समान लिंग या एक ही प्रजाति के 2 लिंगों के विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है और विशिष्ट व्यवहारिक
अभिव्यक्ति उत्पन्न करता है। फेरोमोन मूत्र, स्वेद, विशिष्ट स्रावी ग्रंथियों और जननांगों स्लेज्मा स्राव शरीर के तरल पदार्थों में पाया जा सकता है। कीटों का उपयोग, तो सहवासी को आकर्षित करने, शिकारियों के बारे में चेतावनी और भोजन खोजने में मदद करते हैं। तो फेरोसोम जो है ये एक तरह का क्या है, रासायनिक संकेत देता है ये, ठीक है। तो मूत्र में, स्वेद में जो ग्रंथियां, जैसे जैसे पसीना निकलता है, शरीर से तो कोई तरल पदार्थ निकलता है, उसमें फेरोजोम होता है, जो कि शाबाशी कीटों को आकर्षित करने के लिए, शिकारियों के बारे में चेतावनी देने के लिए और भोजन खोजने में मदद करने के लिए इसका यूज करते हैं सब जंतु। गुड़मार, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। गुड़मार, गुड़मार क्या है भाई? शोधकर्ताओं ने बिहार की बाह्योयोमी पहाड़ी पर मधुमेह रोगी औषधि जड़ी बूटी गुड़मार की खोज की है। यह धीमी गति से बढ़ने वाला 12 मासी बूटी पादप है। यह अन्य पेड़ों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ने वाला पादप है। यह पादप मध्य और दक्षिणी भारत का उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाया जाता है। यह मध्य और दक्षिणी भारत तथा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में पाया जाता है। औषधि गुण है, जिब्रेमिक एसिड जी सिल्वेस्ट्रे की पत्तियों में से लिया गया एक सक्रिय घटक है। इसे मोटापा रोधी और मधुमेह रोगी गुण होता है इसमें। यह शरीर के बढ़ते वजन में कमी लाता है और ग्लूकोज अवशोषण को रोकता है। ये वुड वाइड वेब। तो वुड वाइड वेब क्या है भाई? जिस तरह से एक दूसरे से संवाद करने और सामानों का ऑर्डर करने के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है, वैसे ही पेड़ पौधे अन्य पादपों का अपना नेटवर्क होता है। वैसे ही पेड़ पौधे और अन्य पादपों का अपना नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क है कवक। वैज्ञानिक पेड़ों के इस नेटवर्क को वुड वाइड वेब कहते हैं। ये भूमिगत कवक के सिंट्रिंग्स हैं, जिन्हें माइसीलियम के रूप में जाना जाता है। ये कवक पादपों की जड़ों को जोड़ते हैं, जिससे उन्हें आपस में पोषक तत्वों को साझा करने और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संवाद करने में मदद मिलती है। तो वुड वाइड वेब क्या है भाई? तो एक दूसरे से संवाद करने और सामानों का ऑर्डर करने के लिए जैसे हम इंटरनेट का यूज करते हैं, वैसे पेड़ पौधे और अन्य पादप अपना नेटवर्क होते हैं। ये नेटवर्क कवक द्वारा संपन्न होता है। कवक ऐसा काम करते हैं। वैज्ञानिक पेड़ों को इस नेटवर्क को वुड वाइड वेब कहते हैं, ठीक है। तो ये भूमिगत कवक स्ट्रिंग जिन्हें माइसीलियम के रूप में जाना जाता है, ये कवक पादपों की जड़ों में को जोड़ते हैं, जिन्हें आपस में पोषक तत्वों को साझा करने और रासायनिक संकेतों के मध्य संवाद करने में मदद मिलती है। नैनो माइंड क्या है भाई? दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने नैनो माइग्रोटोजेनेटिक इंटरफेस फॉर न्यूरो डायनेमिक्स की तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इसके तहत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके चूहों में विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों को नियंत्रित करने की क्षमता का आकलन किया गया है। यह तकनीक लक्षित ब्रेन सर्किट को चुनिंदा रूप से सक्रिय करने के लिए चुंबकीय नैनो कणों का उपयोग करती है। इसकी मदद से ब्रेन सर्किट का वायरलेस रिमोटिंग और सटीक मॉड्यूलेशन किया जाता है इसका, ठीक है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर ने न्यूरोफार्मिक कंप्यूटिंग में सफलतापूर्वक प्राप्त की है। तो न्यूरोफार्मिंग कंप्यूटिंग क्या होता है? तो न्यूरोफार्मिंग कंप्यूटिंग या न्यूरोफार्मिंग इंजीनियरिंग मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य की नकल करता है, ठीक है। तो इसको भारतीय विज्ञान संस्थान IISc के वैज्ञानिकों ने न्यूरोफार्मिक कंप्यूटिंग में सफलता प्राप्त की है। इसमें ऐसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिजाइन करना शामिल है जो सूचनाओं को संसाधित करने के लिए न्यूरो नेटवर्क और सिनेप्स का अनुकरण करते हैं, ठीक है। आइरिस चिप क्या है भाई? तो IIT मद्रास और इसरो संयुक्त रूप से एरोस्पेस गुणवत्ता वाले शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप आइरिस अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी RISC भी नियंत्रक का विकास करने में सफलतापूर्वक बूट किया है, ठीक है। तो IIT मद्रास और इसरो द्वारा मिलकर शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप आइरिस चिप बनाया है। शक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया राइज 5 ड्राइव के तहत समर्थन प्राप्त है इसका उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर आधारित उत्पादों को स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना, जिसमें IRIS 5 प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा और दृश्यता प्रदान करेगा। तो IRIS चिप किसने बनाया था? IIT मद्रास और इसरो के संयुक्त पहल से शुरू किया गया इसको। PYPIM प्लेटफॉर्म क्या है? PYPM प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यह कंप्यूटर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की आवश्यकता के बिना सीधे मेमोरी में डेटा प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है। PYPIM है जो प्लेटफॉर्म प्रोसेसिंग इन मेमोरी PIM तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है।
भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है। तो इस ट्रेन इंजन का पहला ट्रायल जो है रन हरियाणा के जींद सोनीपत मार्ग पर किया आयोजित होगा। यह भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक से उपयोग करके बनाया गया 1200 हार्स पावर का इंजन है। दुनिया में 4 देश जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों में 500 से 600 हार्स पावर वाले इंजन जो है बनाए हैं। तो दुनिया केवल 4 देश बनाए हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन, अब भारत बना रहा है। 5वां नंबर पे राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी है। तो लोथल का मौका है कि यह खंबात की खाड़ी के पास भोगवा नदी और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। यहाँ पर विश्व के सबसे पुराने मानव निर्मित गोदीबाड़ा या ड्राई डॉक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह गोदीबाड़ा 2400 वर्ष पूर्व का है। ठीक है। 74/7 ग्रेन एटीएम। अन्नापूर्ति नामक भारत के पहल 47/4 ग्रेन एटीएम उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ग्रेन एटीएम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को प्रत्येक समय अर्थात 24x7 खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा। तो 24/7 ग्रेन एटीएम जो है उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो तहत आते हैं लाभार्थी, उनको जो है 24 घंटे ग्रेन देगा, अनाज देगा। ग्रीन डेटा सेंटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में, सॉरी, गाजियाबाद में बन रहा है। गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री दोनों मिलकर ग्रीन डेटा सेंटर गाजियाबाद में बना रहे हैं। अगला ऑपरेशन द्रोणागिरी एकीकृत भू आकृति डेटा शेयरिंग इंटरफेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वीमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम। तो WISLP यूनाइटेड किंगडम और भारत शिक्षा और अनुसंधान पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिलिंग के सहयोग से शुरू किया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 विजेताओं की सूची जारी की है। यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पहला संस्करण है। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नया पुरस्कार है। ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के पहले संस्करण में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 4 श्रेणी में विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम में 33 पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS हैदराबाद सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया 2025 का। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया। इंपॉर्टेंट, इतना याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती की 23 जनवरी के अवसर पर भारत में आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित हेतु वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखना है इसको। बाहरी डिजाइन के लिए ट्रेडमार्क। तो हैदराबाद तेलंगाना में उस्मानिया विश्वविद्यालय ने आर्ट्स कॉलेज भवन अपने बाहरी डिजाइन के ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाला भारत का तीसरा भवन बन गया है। इसके पहले 2 भवन ताजमहल पैलेस होटल और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मिला था ट्रेडमार्क, बाहरी डिजाइन के लिए ट्रेडमार्क मिला था। उसी तरीके से उस्मानिया विश्वविद्यालय का आर्ट कॉलेज भवन को बाहरी डिजाइन के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है।